वो डोसोलॉजी से क्या लेना देना होता है। हमने देखा कि हमारी सेल्स में कहीं पर हाइपर फंक्शन हो रहा है एबनॉर्मल के रूप में, कहीं पर हाइपो फंक्शन हो रहा है। हम कैसे कैसे डिसीजेस को किस किस लेवल पर लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर आज मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, लिम्फ ग्लेन इनलार्जमेंट। लिम्फ ग्लैंड का एनलार्जमेंट होता है नेक के रीजन पे, है ना। तो आप याद रखना, आज ये डोसोलॉजी में मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सेंग्वाइन टेम्परामेंट हो, लिम्फेटिक टेम्परामेंट हो, मिक्स टेम्परामेंट हो, तो टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग आप जब डिसीज देख रहे हो, आप कह रहे हो सेंग्वाइन टेम्परामेंट, आप कह रहे हो लिम्फेटिक टेम्परामेंट, आप कह रहे हो मिक्स टेम्परामेंट। आपने ये 3 डिवीजन कर लिया। अब ये 3 डिवीजन में आपने कहा कि यहाँ पर एक्यूट डिसीज आ रही है, यहाँ पर सब एक्यूट डिसीज आ रही है, यहाँ पर क्रॉनिक डिसीज आ रही है। यही निकल के आया ना। अब इस कंडीशन में आपने प्रोटोकॉल तय करना है। तो आपका जो यहाँ पर डिसीज कैटेगरी, उसको आपने देखकर प्रोटोकॉल तय किया। अब प्रोटोकॉल आपने क्या तय किया, है ना। यहाँ पर एक्यूट है तो यहाँ पर आपने डाइल्यूशन, यानी यहाँ पर आपने 6th और नेगेटिव आपने सिलेक्ट किया, अर्थात यहाँ पर आपको नेगेटिव मेडिसिन देना है। आप जब सब एक्यूट में जा रहे हो, यहाँ पर D5 यानी न्यूट्रल मेडिसिन देना है। और जितनी भी क्रॉनिक डिसीज होती है वहां पर इस कंडीशन के हिसाब से दोस्तों D4 यानी पॉजिटिव मेडिसिन देना है आपको। ठीक है, क्राइटेरिया ये कहता है। ठीक है, इस थीसिस के हिसाब से क्राइटेरिया ये कहता है, लेकिन आपको लगता है कि ऐसा होगा, है ना। याद रखना दोस्तों, ऐसा होगा तो आपको पुरानी थ्योरीज के आधार पर जाना पड़ेगा, आपको डोज देखना पड़ेगा। जब आप यहां पर डोज देखेंगे तो डोज में वेरिएशन आ जाएगा। अगर आप केवल D4 D5 D6 पे काम करते हैं तो D4 D5 और D6 के लेवल पर, तो यहां पर अगर आप ये डोज देखेंगे, यहां पर आपको लाइटर डोज देना है या हैवी डोज देना है, यहां आप कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, दूसरा, अगर यही चीज यहां पर आएगी तो यहां भी आपको लाइटर डोज देना है या हैवी डोज देना है, यहां पर आपको थोड़ा सा वेरिएशन नजर आएगा। ठीक है, यहां पर भी यही रहेगा, लाइटर देना है या हैवी देना है। आप यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। याद रखना दोस्तों, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर किसी भी ऑर्गन में न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, वहां पर आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना है। आप जब न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएंगे तो उसमें इतनी ताकत आ जाएगी ऑर्गन्स में लड़ने की कि वो किसी भी पार्ट से लड़ जाएगा, किसी भी चीज से लड़ जाएगा, और वहां से अपना जितना भी डिफॉर्मिटी उसके फंक्शन में, उसके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में, उसकी पैथोलॉजी में जितनी भी हुई है, सारी चीज वहां से सबसाइड हो जाएगी, बहुत आसानी से सबसाइड हो जाएगा। लेकिन जब आप टेम्परामेंटल आधार पर डिसीज को देखते हो तो एक्यूट में हमको नेगेटिव देना है, सब एक्यूट में न्यूट्रल देना है, क्रॉनिक में पॉजिटिव देना है। ये चीजें न्यूट्रिशन के बिहाफ पर तय होती है। लेकिन जब डिसीज देखा जाता है कि डिसीज आपकी फेल गई, मान लो एक पर्टिकुलर ऑर्गन से निकलकर दूसरे ऑर्गन में हो गई, तब क्या करोगे आप, है ना। यहां तो फिर सोच बन गई आपकी, है ना। मैं अभी तक क्या था, सब लोगों को कंबाइन करके मेडिसिन बताता था, ये भी जोड़ दिया, ये भी जोड़ दिया, ये भी जोड़ दिया। लेकिन कुछ लोगों ने इसका एक गलत क्राइटेरिया बना लिया कि पाटीदार तो सब में मिक्स कर देता है। तो मैं अब अलग तरीके से बताना चालू किया हूं कि टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग आप अगर प्रोटोकॉल तय करते हो तो डोसोलॉजी इस तरह से होती है। अब आप निर्धारित करिए कि आपको यहाँ पर डोसोलॉजी कैसे सेट करना है। ठीक है, आप एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने आपको कहा लिम्फ ग्लैंड इनलार्जमेंट के लेवल पर। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, यदि सर्कुलेटरी लेवल पर या पेक्टोरल लेवल पर, यानी कि आप पल्मोनरी सिस्टम के लेवल पर अगर काम करेंगे और सेंग्वाइन टेम्परामेंट का कोई मरीज होगा तो क्या करेंगे आप, है ना। जब आप सर्कुलेटरी लेवल पर जा रहे हैं, जैसे कि नाम बता रहा हूं, सर्कुलेटरी लेवल पर जा रहे हैं तो एंजाइटी को ग्रुप की मेडिसिन ऐड करना है ना। आप फिर कह रहे हो कि भाई पल्मोनरी सिस्टम के लेवल पर जा रहे हो तो ठीक है, पेक्टोरल ग्रुप की मेडिसिन ऐड कर दो, है ना। यही कर रहे हो ना। लेकिन आप मुझे बताओ, इसकी सपोर्टिव रेमेडी कौन सी, इलेक्ट्रिसिटी। दो इलेक्ट्रिसिटी इसको बहुत ब्रिलियंटली सपोर्ट करेगा, लेकिन गले से नीचे नहीं उतरता, एक तो उतर जाएगा। चलिए ठीक है, यहां पर हमने मान लिया बी, क्योंकि इससे दोनों से रिलेशन है बी का, है ना। लेकिन अगर मैं आरी कहूं तो, है ना,
यहां पर मैंने अगर आर भी ऐड कर दिया तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बी और आर दोनों स्टिमुलेटर है। आर ग्लैंडुलर स्टिमुलेटर है और बी जो होता है स्पेशली दोस्तों ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से स्टिमुलेशन पैदा करती है। इसीलिए यहां पर जब डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर का आपको रूल नजर आता है, तो यहां पर आपको ये समझने की जरूरत है कि जब भी सर्कुलेटरी लेवल पर आएगा तो एंजाइटी को ग्रुप पेक्टोरल ग्रुप के साथ हमेशा बी आर को बहुत ज्यादा आपको प्राथमिकता देना है। क्यों? जितने भी केसेस है वो डिजोल्व इसी लेवल पर होंगे। कोई भी चीज इनलार्ज होती है, जैसे लिम्फेटिक ग्लैंड इनलार्जमेंट है, कोई भी इनलार्जमेंट है तो उसको डिक्रीज करने का काम बी करेगा। कोई भी इनलार्जमेंट हो जाता है तो बी उसको डिक्रीज कर देता है। ये उसका मेन रोल होता है ना। अब इसका छोटा सा और उदाहरण देखते हैं हम। अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, अगर हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करते हैं, अगर हम लिम्फेटिक चैनल की बात करते हैं, यानी लिम्फेटिक टेम्परामेंट की बात करते हैं, तो आप मुझे बताइए, जब भी लिम्फेटिक टेम्परामेंट में पेशेंट आएगा तो आप क्या करेंगे? है ना, बहुत सिंपल सा है। जब लिम्फेटिक टेम्परामेंट में आएगा तो सबसे पहले S1L1, है ना, यही सिलेक्ट करेंगे ना, S1L1 एफ और वर्म, यही सिलेक्ट करेंगे, है ना। तो फिर इलेक्ट्रिसिटी का सपोर्ट कौन सी देंगे आप? डाइजेस्टिव ट्रैक में सबसे बेस्ट YW का रोल आपको देखने को मिलता है ना। इसलिए कई पुरानी किताबों में लिखा है आरी यहां पर बहुत ब्रिलियंट काम करता है ना। लेकिन अगर मान लो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है और बीपी बढ़ा हुआ है तो क्या करोगे आप? है ना, मुझे बताओ, बीपी बढ़ा हो तो क्या करोगे आप? उस कंडीशन में YW का रोल आपको बेस्ट होगा। इसलिए स्क्रोफलोसो, लिम्फेटिको, फेब्रिफिको, वर्मिफिको, Y और W ये लिम्फेटिक टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग बहुत ब्रिलियंट प्रोटोकॉल तय करेगा ऐसे तमाम केसेस में, है ना। अगर आपको कोई हेरिडिटरी करे, मान लो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी ये रोग चला आ रहा है, डायबिटीज चला आ रहा, ठीक है, कोई भी रोग आप मान लो, सोरोसिस देख लो, पीढ़ी दर ल्यूकोडर्मा देख लो, है ना, क्रॉनिक हेरिडिटरी कोई भी अनकंट्रोल्ड डिसीजेस जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है वो मिक्स्ड में चला जाएगा, है ना, मिक्स्ड में चला जाएगा। अब मिक्स्ड में चला जाएगा तो मिक्स्ड में कौन कौन सी मेडिसिन है भाई, है ना। याद रखना दोस्तों, वहां पर जब भी ट्रीटमेंट करोगे, फिजिकली जब आप ऑब्जर्वेशन करोगे, पैथोलॉजिकली जब आपके पास रिजल्ट का ऑब्जर्वेशन होगा, तब वहां पर आपको कैंसरसो, वेनेरियो और ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी का रोल नजर आएगा, है ना। कैंसरसो, वेनेरियो, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी का रोल नजर आएगा। लेकिन हम इससे परे बात करते हैं, ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है तब जब हम टेबल प्रैक्टिस में बैठते हैं और रूटीनली यूज करते हैं तो हमारा कंफ्यूजन ऑटोमेटिकली दूर हो जाता है दोस्तों। लेकिन इसका कंफ्यूजन दूर करने का सबसे बढ़िया और जेन्यून तरीका जो समझ में आता है मुझे, वो तरीका होता है कि हाइपर और हाइपो वाली डिसीज को डिमॉन्स्ट्रेट कर लिया जाए। हमें ये देख लिया जाए, हमें ये समझ लिया जाए कि यहां पर अगर कोई डिसीज है तो उसकी हाइपर कंडीशन और हाइपो कंडीशन, यहां पर अगर मान लो आपके पास बहुत सारे केस आते हैं कि आप सेल की हाइपर और हाइपो एबिलिटी को जांचते हो, है ना। अगर मैं कहूं हाई बीपी और लो बीपी, ये दो कंडीशन आपके पास सबसे ज्यादा आएगा, है ना, हाइपर और हाइपो, सबसे ज्यादा केस आपको देखने को मिलेगा। ये किसके अकॉर्डिंग होगा? आप देखिएगा, बॉडी के अकॉर्डिंग, उसके मेंटल अकॉर्डिंग, है ना, उसकी बॉडी के पैथोलॉजी के अकॉर्डिंग। यानी तीन कारण आपको ढूंढना है हाइपर और हाइपो में, कि भाई उसकी बॉडी में कहां पर किस ऑर्गन में अफेक्शन आ रहा है, ठीक है, उस अफेक्शन के कारण उसके मेंटल रीजन में क्या चल रहा है, पॉजिटिविटी नेगेटिविटी क्या चल रहा है, और उसके कारण बैड इफेक्ट क्या आ रहे हैं, और साथ में पैथोलॉजी यानी कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं। अगर स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं तो आपको ये हाई बीपी लो बीपी क्या कैरेक्टर नजर आएगा। उसमें आप जब हाई बीपी में जाएंगे, ये हाइपर कंडीशन है, तो यहां पर आप मेडिसिन क्या दोगे? ऑफ कोर्स आप नेगेटिव दोगे, है ना। अभी मैंने बताया था उसके तो उलट काम हो गए हैं। अगर यहां पर लो बीपी दोगे तो लो बीपी में आपको दोस्तों पॉजिटिव मेडिसिन देना है ना। यहां पर आप S6 को नेगेटिव करके दे सकते हो, A1 को नेगेटिव करके दे सकते हो, आप यहाँ RE को नेगेटिव करके दे सकते हो, है ना, समझ रहे हो आप, S7 Y नेगेटिव करके दे सकते हो। तो ये प्रोटोकॉल अकॉर्डिंग टू ऑर्गन्स डिपेंड करता है ना। यदि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर और बहुत ज्यादा बीपी बढ़ा हुआ RE दे दो,
अगर आपको लगता है आर्टरी लेवल पर जो बैरो रिसेप्टर होते हैं उसका बार बार रिसेप्टर वहां पर स्टिमुलेशन हो रहा है जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के कारण हो रहा है, तब आप A1 को नेगेटिव दो। आपको लगता है कि नहीं साहब यहाँ तो रेनिन एंजियोटेंसिनोजन सिस्टम जो लगातार लंबे समय तक आपके किडनी के लेवल से ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर रहा था वो फेलियर में आ रहा है, तब वहां पर S6 नेगेटिव दो। लेकिन अगर आपको लगता है ओवरऑल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, S7Y नेगेटिव दो। तो कास पे जाना पड़ेगा, बगैर कारण के, बगैर फिजियोलॉजिकल एनाटॉमिकल पैथोलॉजी के आप किसी भी लेवल को जांच नहीं सकते दोस्तों। और इलेक्ट्रोमोपैथ के सिंगल मेडिसिन में इतनी ताकत है, केवल 2 या 3, भाई तरीके अलग अलग है, सबके पढ़ाने के बताने के तरीके अलग अलग है। इलेक्ट्रोमोपैथ में क्या है, आजकल नया ट्रेंड चला है, 3-3 मेडिसिन के 5-6 प्रोटोकॉल दे दिए जाते हैं, है ना। हम चाहते हैं कि 2 मेडिसिन में ही 3-3 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन कर दिया जाए, है ना। ये पुराने चिकित्सक करते थे, हम लोग पुराने समय से सीखे हुए, इसलिए हम ये पुराना ट्रेंड पे आ रहे थे। लेकिन अभी न्यू काम हो गया, ठीक है, हमने उसको भी अडॉप्ट कर लिया, हम उसको भी, इसीलिए मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब यहां पर केवल आप S7 दे दो, ठीक है, या S6 अल्टरनेट S7 दे दो, वो भी D4 में, ठीक है, एक प्रोटोकॉल से ठीक हो जाता है ना। आप हार्ट पे मसाज करा दो, ठीक है, यहां पर हार्ट पे मसाज करा दो, आपको बहुत ही ब्रिलियंट नजर आएगा A3W का। आप A3W का हार्ट पे मसाज करा दो, नॉर्मल हो जाएगा पेशेंट, इमीडिएट नॉर्मल होता है। क्योंकि रिदम जो होता है, जो हार्ट की तरफ ब्लड सर्कुलेशन और हार्ट से ब्लड सर्कुलेशन, उनकी रिदम को मेंटेन करता है। आप देखो पूरा ट्रैक आपका नॉर्मल कैटेगरी में आना शुरू हो जाएगा, पेशेंट बिल्कुल रिकवरी महसूस करता है, इमीडिएट रिस्पॉन्स मिलता है दोस्तों, ठीक है। अब दूसरी बात कर लेते हैं हम। आप मुझे ही बताओ, इंसोम्निया और हाइपरसोम्निया, ठीक है, आप मुझे बताओ इंसोम्निया को मेंटली आप किस रूप में देखते हो? इंसोम्निया पॉजिटिव है या नेगेटिव, है ना। आपको याद रखने की जरूरत है दोस्तों, यहां पर जी, गुड आफ्टरनून कुंदन सर, यहां पर इंसोम्निया का मतलब होता है ब्रेन इनएक्टिव है ना, और हाइपर काम कर रहा है, बहुत हाइपर काम कर रहा है, और हाइपर काम करने के कारण नींद नहीं आ रही उसको, ये इंसोम्निया आपके हाइपर लेवल पर चला गया, ठीक है। इंसोम्निया में आपको नेगेटिव मेडिसिन देना है। लेकिन अगर मान लो हाइपरसोम्निया हो गया, तो खूब सो रहा है, काम ही नहीं कर रहा ब्रेन, खूब सो रहा है, नींद भगाना है आपको, क्या करोगे आप? S1A1 दे दो उसको, या S1 दे दो, ठीक है, केवल S1A1 या S1 दे दो। आप देखो कितनी तेजी से नींद भागती है उसकी, है ना। जो हाइपरसोम्निया है, वो हाइपरसोम्निया बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। बस इतना याद रखना, पहले पॉजिटिव और बाद में न्यूट्रल कर दीजिए, D5 कर दीजिए, आपका प्रोसेस नॉर्मल हो गया, आप बिल्कुल कंप्लीटली क्यूरिंग कैपेसिटी में चले जाएंगे दोस्तों, ठीक है। यहां पर आपको ये नॉर्मल प्रोसेस टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिलती है। अभी छोटा सा उदाहरण, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, दोनों, आप दोनों डिसीज को इसमें प्रैक्टिकल करते चले जाओ। डायरिया क्या, बहुत ज्यादा ओवर फंक्शन हो गया, कौन से पार्ट का? ऑफकोर्स स्मॉल इंटेस्टाइन का, बहुत ज्यादा फंक्शन बढ़ गया, इसीलिए देखो, तो यहां पर नेगेटिव मेडिसिन दे दो आप, S10C13S3 या S10C4W, है ना। बस ये तीन मेडिसिन का प्रोटोकॉल बना लो, आप दे दो, D6 में दे दो, बहुत शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, है ना। इमीडिएट रिस्पॉन्स आता है इसका। ये हाइपर फंक्शन है, ये आपका कॉन्स्टिपेशन क्या है, हाइपो फंक्शन है, बहुत हाइपो काम हो रहा है ना। अब कॉन्स्टिपेशन कई कारणों से होता है, अब उन कारणों को ढूंढिए और प्रोटोकॉल सेलेक्ट कीजिए, है ना। यहाँ पर बच्चे जिनको कॉन्स्टिपेशन हो रहा, 2-2 दिन 3-3 दिन में पोटी करते हैं, S2 का 2 ड्रॉप केवल मॉर्निंग में खाली पेट आप डाल दीजिएगा, है ना। आप देखिए कितनी जल्दी वहां पर कॉन्स्टिपेशन क्लियर हो जाता है। एक जेंट्स है, जेंट्स के लिए स्लास S1 S10 खाली पेट खाने के बाद और स्लास, ये 3 चीज का मैकेनिज्म पुराने जमानों से बताया जा रहा है ना। आप S1 स्लास को 30 पोटेंसी में ग्लोबल्स बना के चला दीजिए, पेट साफ हो गया, है ना। कई S11 को 1000 दे दीजिए उसमें। अब ये नेगेटिव बात हो गई, यहां पर केवल और केवल आप यहां पर कॉन्स्टिपेशन की बात करेंगे, तो कॉन्स्टिपेशन से S1 S10 स्लास, कारण पे जाइए, हाइपो एक्टिविटी है, आप केवल पॉजिटिव मेडिसिन दीजिए, वहां पर बहुत तेजी से, आप चाहो तो ऑन टंग दे दो, मोर पॉजिटिव हो गया, है ना। आप डाइल्यूट करके दे दो, नेगेटिव हो गया। याद रखना दोस्तों, वो लाइटर डाइल्यूशन के रूप में काम करेगा, ठीक है। तो क्लियर कर लीजिएगा, कोई भी डाइल्यूशन
कोई भी मेडिसिन जब आप ऑन टंग देते हो पॉजिटिव डोज, उसको डाइल्यूट करके घोल के देते हो लाइटर डोज। ठीक है, याद रख लेना, केवल वर्ड का डिफरेंसेस है, मेडिसिन वही पोटेंसी में रहेगी, वैसे ही काम करेगी, लेकिन यहां पॉजिटिव तरीके से काम करेगी, वहां नेगेटिव तरह से काम करेगी, वहां पर एक प्रकार से दोस्तों लिक्विड फॉर्म में काम करेगी। इसीलिए आपको पता होना चाहिए। अब कई केस आते हैं, अभी आया आपके पास कि भाई प्लेटलेट इसके हाई है, यहां प्लेटलेट लो है ना, क्या करोगे आप? है, यहां पर क्या करोगे? क्लियर कट इंडिकेशन होती है दोस्तों S5C4, लीवर से जुड़ा हुआ था, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर जो होता है लीवर से जुड़ा होता है। इसलिए जब आपने फिजियोलॉजी पढ़ी तो आपको समझ में आएगा S5F1WE और C4L1, है ना, ये दो ऐसी मेडिसिन है, पॉजिटिव में दे दो बढ़ जाएगा, नेगेटिव में दे दो घट जाएगा, है ना, पॉजिटिव में दे दो बढ़ जाएगा, नेगेटिव में दे दो घट जाएगा प्लेटलेट। ठीक है, ये नॉर्मल प्रोसेसेस है जो आपने हमने फिजियोलॉजी पैथोलॉजी के आधार पर सीखी है दोस्तों। ठीक है, ये आप हमेशा, अभी इसका सबसे बड़ा उदाहरण होता है, एक व्यक्ति को मेनिया हो गया, पागलपन, ब्रेन बहुत हाइपर एक्टिव है ना, अब हाइपर एक्टिव है तो आप क्या ट्रीटमेंट करोगे? मेनिया और मिलेनकोली, मिलेनकोली यानी यहां काम कम कर रहा है, यहां काम ज्यादा कर रहा है ना, यहां काम कम कर रहा है, यहां ज्यादा काम कर रहा है, यहां पर S1C1Y दे दो, यहां पर S1C1RE दे दो, है ना, यहां नेगेटिव में देना है, यहां पॉजिटिव में देना है, अंतर कुछ नहीं है दोस्तों, केवल इतना सा समझने की जरूरत है। लेकिन कई केसेस में प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम कहां आती है? मान लो किसी को माल फॉर्मेशन हुआ, तो माल फॉर्मेशन यानी उसका ऑर्गन प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ, है ना, आप बहुत सारी ऐसी कंडीशन देखते हो जिसमें पूरी बॉडी में एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है ना, लिम्फेडेनोपैथी जैसे मैंने आपको बताया, है ना, बोन्स हुआ, नेल हुआ, आपकी टीथ रीजन हुआ, आपकी पूरी बॉडी में फ्लूइड का कलेक्शन हुआ, आपकी बॉडी में स्टोन हुआ, आपकी बॉडी में पॉलिप्स का निर्माण हुआ। याद रखना दोस्तों, जितनी भी बॉडी की एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है हाइपर एक्टिव के लेवल पर और न्यूट्रल, यानी याद रखना यहां पर हाइपो एक्टिव लेवल पर, यानी यहां पर फंक्शन ज्यादा, यहां पर फंक्शन कम हो रहा है। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रोटोकॉल तय करना है कि यहां पर अगर ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव मेडिसिन देना है, यानी माल फॉर्मेशन एक्स्ट्रा ग्रोथ अगर होती है, अगर वो हाइपर एबनॉर्मलिटीज के रूप में होती है तो वो हाइपर फंक्शन है, लेकिन वो उसी पर्टिकुलर पार्ट में है और वहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट करती है, लेकिन हाइपर एक्टिव रूप में आपको नजर नहीं आ रही है, वो एक्स्ट्रा ग्रोथ भी याद रखिएगा दोस्तों आपको वहां पर नेगेटिव यानी हाइपो लेवल पर ही देखने को मिलेगी। इसीलिए मैंने बताया फाइब्रॉइड हुआ, स्टोन हुआ, पॉलिप्स हुआ, ये सब हाइपो के लेवल पर आएगा, आपको इसको न्यूट्रल डोज देकर निकालना है, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, जितने भी एक्यूमुलेशन होते हैं, मान लो आपके बॉडी में ओडीमा हो गया, है ना, फ्लूइड कलेक्ट हो गया, ठीक है, तो यहां पर जब कभी भी कोई कंडीशन कलेक्ट हो रहा है, एक्यूमुलेशन हो रहा है, याद रखिएगा हाइपर कंडीशन में जा रहा है ना, अगर मान लो ओडीमा हो गया S2C2L1Y, ये प्रोटोकॉल आप नेगेटिव में देते हो ना ओडीमा में, है ना, हाइपर एक्टिव है तो यहां पर नेगेटिव दे दो, आप D6 में दे दो S2C2L1Y, बहुत तेजी के साथ वहां पर निकल जाएगा। लेकिन अगर मान लो किसी को सिस्ट बन के वहीं कलेक्ट हो गया तो, है ना, किसी को वहीं का वहीं उसी पार्ट में एसाइटिस के रूप में हो गया तो, भाई लीवर का डैमेज हुआ तो एसाइटिस हुआ, इम्पाइमा हो गया, पस कलेक्ट हो गया तो, है ना, ये सब क्या है? ये हाइपोएक्टिव काम है, उस ऑर्गन में सिस्ट बन गया, वहीं पर सब कलेक्ट हो गया, लीवर का पर्टिकुलर पार्ट डैमेज हो रहा, वहां के वेसल्स डायलेट हुई, वहीं पर फ्लूइड कलेक्ट हो रहा, इम्पाइमा पस पड़ गया, वहीं पर पस पड़ा, पूरी बॉडी में नहीं पड़ा, वहीं पर पड़ा, यानी हाइपोएक्टिव काम हो गया उस ऑर्गन का, है ना, आप न्यूट्रल डोज दे दीजिए, वहां पर पॉजिटिव डोज दे दीजिए, आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा। आप इन्फ्लामेशन देखते हो, है ना, जब इन्फ्लामेशन एक्यूट कंडीशन में आता है तो सेंग्वाइन में दिखता है ना, आप सीधा नेगेटिव मेडिसिन दे दो, पेशेंट ठीक हो जाएगा। बार बार थ्रॉट इन्फेक्शन होते हैं ना, अगर थ्रॉट इन्फेक्शन हो रहा है तो आपको नजर आ रहा ना साइनोसाइटिस नजर आ रहा, है ना, यहां पर जब आपको साइनोसाइटिस नजर आ रहा है तो आपको नजर आ रहा टॉन्सिलाइटिस, आपको नजर आ रहा हिपेटाइटिस, आपको नजर आ रहा फेरिंजाइटिस, आपको नजर आ रहा कोलिसिस्टाइटिस,
इस जितने भी इन्फ्लामेशन होते हैं, आपको याद रखना है, जितने भी इन्फ्लामेशन होते हैं सब हाइपोफंक्शन के वजह से हो रहे हैं। उस ऑर्गन का हाइपोफंक्शन है, भले ही वहां इन्फ्लामेटरी प्रोसेस हो रही है, लेकिन उस फंक्शन को आपको ध्यान में रखना है कि वहां पर उस ऑर्गन का फंक्शन कम हो रहा, इसीलिए वहां इन्फ्लामेशन क्रिएट हो गया है ना। इसीलिए प्रोटोकॉल आपको उस तरह से तय करना पड़ेगा। इसीलिए जब आप हाइपर कंडीशन में जाएंगे, टोटल आप चाहें D6 से लगाकर आप 1000 10,000, अगर आपको नहीं करना है आप D10 तक प्रयोग कीजिए, जो 1:9 रेशियो फॉलो करते हैं D10 तक कीजिए, ठीक है। 1:9 से वहां पर D4 से आप जो शुरू करते हैं, तो यहाँ D6 से D10 का रोल है दोस्तों। जब एक्स्ट्रा ग्रोथ कोई भी बॉडी में नजर आती है, आपको न्यूट्रल डोज ही देना है, याद रखना। आपकी बॉडी में कहीं पे भी कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ नजर आई, आपको न्यूट्रल डोज से ही ठीक करना है, इसीलिए मैंने समझाया आपको, ठीक है। अगर कहीं पर हाइपोफंक्शन हो रहा है, तो आपको मैंने कहा कोई भी इंफ्लामेशन हो रहा है, तो ऑर्गन का हाइपोफंक्शन हो रहा है, वहां पर न्यूट्रिशन के लेवल पर जाना है, आपको पॉजिटिव मेडिसिन का उपयोग करना है, ठीक है। याद रखना, यहां पर केवल दो चीज में कंफ्यूजन हमेशा होता है, साहब मैं डोज कैसा दूं, ग्लोबल्स में दूं, लिक्विड में दूं, डायरेक्ट ऑन टंग दूं, या लिक्विड करके दूं। तो आपको केवल याद रखना है, लाइटर डोज उस कंडीशन में देना है जब उसको डीपली भेजना है ना। लाइटर डोज यानी घोल कर पानी में जब भी देना है, जब उसको डीपली देना है आपको। और पॉजिटिव डोज तब देना जब आपको शॉर्ट टर्म में काम करना है, फटाफट काम करना है, डायरेक्ट ऑन टंग दे दीजिए, पेशेंट का काम बढ़िया हो जाए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हो, अभी जो मौसम चेंज हो रहा है ना, मौसम चेंज हो रहा है, तो आपको नजर आ रहा सर्दी, है ना। आप C1 और F1 के ग्लोबल्स अल्टरनेट करके 10-10 ग्लोबल्स चूसने को दे दीजिएगा। C1 और F1 10-10 ग्लोबल्स दिन में 3 से 4 बार चूसने को दे दीजिएगा। इसका बेटर इंपैक्ट आपको नजर आ जाएगा, और जैसे इंपैक्ट नजर आएगा आप खुद बोल देंगे, अरे वाह ये तो समझ में आ गया, एक बार में समझ में आएगा दोस्तों, ठीक है। याद रखना, ठीक है। आपके पास दो तरीके हैं इलेक्ट्रोमेपैथ ट्रीटमेंट करने के, दो तरीके हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप यहां पर प्रैक्टिस कर सकते हो दोस्तों। पहला होता है RD, राइट डिसीज फार्मूला, ठीक है, यानी राइट डायग्नोसिस फार्मूला इसको बोलता है। और दूसरा होता है राइट रेमेडी, RR। RD यानी राइट डायग्नोसिस, RR मतलब राइट रेमेडी फार्मूला। बस ये दो फार्मूलों को अपना लीजिए, ठीक है। टेबल प्रैक्टिस में जब भी आप बैठेंगे, आपको हमेशा अपडेट होना होगा। आप हमेशा अपने आप को न्यू साइंस के लेवल पर लेकर आइए, ठीक है। न्यू साइंस के लेवल पर अपडेट करते चले जाइए। राइट डायग्नोसिस करेंगे, राइट रेमेडी हमेशा उस डायग्नोसिस के ऊपर डिपेंड करती है जो उस पेशेंट के टेम्परामेंट का, उस पेशेंट के ऑर्गन्स की डिसीज का, उसके सिस्टम के अफेक्टेंट का, उसकी मेंटल यानी साइकोलॉजिकल इंडिकेशन को दर्शाएगा दोस्तों, ठीक है। इसीलिए ये सारी प्रोसेसेस ऑन द स्पॉट आपको वहां पर देखने को मिलेगा। आप जब उस चीज को देखेंगे, आपका पूरा प्रोसेस सामने आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसलिए याद रखना, आपको यहाँ साइकोलॉजिकल यानी पेशेंट की हर बातें ध्यान से सुनना है, पेशेंट क्या बोलना चाहता है। उसके बाद में आपको साइंटिफिक स्टडी करना है कि पेशेंट वहां पर किस बात से इन्फ्लुएंस्ड है, किस बात से प्रभावित। कई बार ऐसा होता है गुस्सा करा करता था लंबे समय तक, उसके कारण उसको इफेक्ट आ गया। कई बार ऐसा होता था कि कई लोग उसकी बेइज्जती करते थे, उसकी माइंड में नेगेटिविटी चली गई, उसके कारण डिसीज डेवलप हो गए, ठीक है। उसका एटमॉस्फेयर क्या बोल रहा है, वो पेशेंट क्या बोल रहा है, उसकी डिसीज क्या बोल रही है, उसी के अकॉर्डिंग डायग्नोसिस बनेगा दोस्तों। यानी टेम्परामेंट बहुत इंपॉर्टेंट, जहां पर रोग उस प्रकृति में पलप रहे, उस चीज को आपको जानने की जरूरत है दोस्तों। ये चीफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, इसका मूड कब चेंज हो जाता है ना। पेरेंट्स से कुछ पूछ लीजिए, उसके अटेंडर से कुछ पूछ लीजिए, वो खुद बता रहा, उसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आप डायग्नोस कीजिए। ये होता है राइट डायग्नोसिस फार्मूला। आप जैसे पेशेंट आता है, सीधा आपका डायग्नोसिस हो जाना चाहिए कि हाँ साहब इसका टेम्परामेंट फलाना है ना। आपका ये हो जाना चाहिए, टेम्परामेंट फलाना आपके दिमाग में चलना चाहिए कि इसको इस टेम्परामेंट का डेफिनेटली इससे रिलेटेड डिसीज मिलेगी। आप पल्स डायग्नोसिस करना चालू करिए, पेशेंट को बताइए कि आपको इस ऑर्गन से रिलेटेड डिसीज है। धीरे धीरे परफेक्शन आएगा। जैसे ही परफेक्शन आता है, 1 साल लगता है दोस्तों। मुझे तो 1 साल लगा था भाई, मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूं। 1 साल लगा था मुझे। 1 साल के अंदर मुझे सारी चीजें जब मैंने समझी, तो मुझे सीखने को मिला था दोस्तों, ठीक है। तो याद रखिएगा, आप जब डायग्नोस कर लोगे ना, तो पेशेंट पे बहुत ही ब्रिलियंट इंपैक्ट आएगा आपका कि हाँ यार इन्होंने तो डायरेक्ट बता दिया ये प्रॉब्लम है, ठीक है। दूसरी बात, जब आप राइट रेमेडी फार्मूला चुनोगे, तो आपको दो चीजें विशेष तौर से याद रखना है। पहला, प्लांट्स।
कौन से प्लांट्स की एफिनिटी इससे मिल रही, बिकॉज प्लांट का इसलिए एडवांटेज है कि 114 प्लांट्स के बिहेवियर को आपने समझ लिया कि ये एक्यूट प्लांट है, सब एक्यूट है, ये क्रॉनिक प्लांट है। आपको यही चीज समझने की वहां भी जरूरत है। यानी ये प्लांट काम कैसे कर रहा है, इसका बिहेवियर क्या है, ये किस पे काम करता है, जैसे मैं आज अभी आपको नक्स भूमिका बताने वाला हूं, है ना, आपको खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये चीज। और दूसरा, यहाँ पर डिसीज की कैटेगरी क्या और राइट ऑफ हो रही है ना, आपको यहां पर डिफाइन करना है राइट कैटेगरी, यानी डिसीज एक्यूट है, सब एक्यूट है या क्रॉनिक है, ऑटोमेटिकली डायल्यूशन आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, राइट डायल्यूशन और डोज सेट हो गया, फिर बचा क्या दोस्तों, है ना। यही कारण है दोस्तों, डिफ्रेंशिएट द रेमेडीज, रेमेडीज को डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत पड़ेगी आपको कि कोई भी पेट, जैसे आप सेंग्वाइन के लेवल पर आप देखो, S1 हमेशा लिम्फेटिक टेम्परामेंट पे काम करती है ना, और S2 जो होता है हमेशा सैंग्वाइन टेम्परामेंट में काम करती है। अभी मैंने कहा आपको लिम्फ ग्लैंड का एनलार्जमेंट है, आप S1 को सिलेक्ट कर लो लिम्फेटिक टेम्परामेंट के लेवल पर, L1 का सपोर्ट दे दो और मिनरलाइजेशन कैपेसिटी अर्थात यहां पर C4 का रोल दे दो, है ना, ये आप यहां पर दे दो। ठीक है, अब आपको पता है एक्स्ट्रा ग्रोथ हुई तो सीधा अभी मैंने बताया कि जितनी भी एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है न्यूट्रल लेवल पर D5 में ट्रीटमेंट करना। ये S1 L1 C4 को D5 ले लिया आपने, आपको सब पता लग गया कि यहां पर एक्स्ट्रा ग्रोथ जितनी भी है उनको D5 के लेवल पर ट्रीटमेंट करना है। C5 का एक्सटर्नल अप्लाई करा दिया, G को आपको यहां पर एक ड्रॉप आप एक गिलास पानी में डालकर सिप बाय सिप पीने को बोल दीजिए C5 को, या फिर A2 C5 G को D4 में आप अप्लाई करा दीजिए उसके ऊपर, है ना। ये आप देखिएगा आपका लिम्फेटिक ग्लैंड का एनलार्जमेंट जितने भी एक्स्ट्रा ग्रोथ के रूप में है सारा सबसाइड हो जाएगा। तो ये आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से प्रोटोकॉल्स को सिलेक्ट कर रहे हो और वहां पर इस प्रोटोकॉल का कैसा बेटर इंपैक्ट ले रहे हो दोस्तों। ठीक है, इसीलिए यहां पर बहुत सारी चीजें होती है जो टेबल प्रैक्टिस के लेवल पर आपको बहुत देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये उम्मीद करूंगा मेरी ये जो छोटी सी पहल है ये आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग जो बात करते हैं हमारे प्लांटेशन के लेवल पर, मैं आपको कह रहा हूं कि यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांटेशन। वाई, रेमेडीज में हमारी जितनी ओल्ड बुक्स हैं उनमें बहुत छोटे छोटे प्रिस्क्रिप्शन दिए गए कि ये नक्स ओमिका है, 8 से 10 लाइन पढ़ी थी मैंने, है ना। मुझे समझ में ही नहीं आता था ये लोग प्रोटोकॉल तय कर रहे तो पुरानी किताब वाले कहना क्या चाहते हैं, है ना, उसका बेसिक साइंस ही नहीं पता हमको। आज जब धीरे धीरे रिसर्च होती जा रही है, आप देखो S1 को पहले ही बोला जा चुका है यूनिवर्सल रेमेडी है, बॉडी की कौन कौन सी डिशेस पे काम नहीं करती, है ना। लेकिन आज आपको समझ में आएगा जब नक्स भूमिका को जाना गया, इसको पॉइजन नट के नाम से जाना जाता है ना। इसको कोई अगर ओरिजिनल फॉर्म में खा लेना तो इमीडिएट मौत हो जाती है उसकी, याद रखिएगा, बहुत बड़ा एक प्रकार से पॉइजन हो जाता है। ठीक है, ये लोगेनेसी फैमिली का मेंबर होता है ना। जब आप इसके बारे में, इसकी प्रॉपर्टी के बारे में जानोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा आज जितनी भी मॉडर्न, है ना, सिविलाइज लाइफ होने के कारण आप देखते हो कोई भी टाइम से खाना नहीं खा रहा, कोई भी टाइम से पानी, आप अपने आप को देख लो, है ना। याद रखना, फटाफट 10 मिनट में खा के बाहर, खाना क्या 10 मिनट में पच रहा है ना। याद रखना दोस्तों, प्रत्येक रोगों में लाभदायक है, चाहे आप किसी भी पैथी से किसी भी ड्रग का ट्रीटमेंट कराने के बाद आपके इलेक्ट्रोमोपैथ वाले के पास आए हो, किसी भी प्रकार के साइड इफेक्ट को समाप्त करना है, नक्सोमी का यानी S1 का प्रयोग करना है। ठीक है, आपको अगर किसी पेशेंट को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये डिसीज क्या है, आप S1 को बिफोर मील, S10 आफ्टर मील, फ्लास्क को नाइट में देकर पेशेंट को रवाना कर सकते हो। आप 10 दिन बाद बताओ, मैक्सिमम सिम्टम्स जो उसके डाइजेस्टिव ट्रैक या एग्रेसिव नेचर के होंगे सब सबसाइड हो जाएंगे, फिर पेशेंट आपके पास आ जाएगा। तब तक आप पूरी स्टडी कर लीजिए। ठीक है, डिसीज चाहे एक्यूट हो या क्रॉनिक हो, है ना, मैटर नहीं करता, नक्स ओमिका दोनों पे काम करता है, एक्यूट और क्रॉनिक दोनों लेवल पर काम करता है। इसलिए याद रखना, प्रत्येक एज, प्रत्येक सेक्स, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, है ना, प्रत्येक टेम्परामेंट का हो, सब पर समान रूप से काम करती है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, ये अपने क्रूड रूप में इसके जो सीड्स होते हैं, इसके जो बीज होते हैं, इतने बॉयटर, इतने कड़वे, इतने पॉइजनस होते हैं कि जो भी खाता है उसकी डेथ हो जाती है दोस्तों, याद रखिएगा आप। ठीक है, और यही कारण है जब इसकी प्रॉपर्टी की स्टडी की थी तो मेटी जी का शायद यही ध्यान रहा होगा कि ये मेडिसिन जब नक्स ओमिका की बात की गई तो स्पाइनल कॉर्ड पर, याद रखना ये वो चीजें बता रहा हूं जिसके मास्टर बन रहे हो आप, स्पाइनल कॉर्ड पर, मोटर और सेंसरी सेंटर पर, इवन ब्रेन के लेवल पर,
ठीक है, आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पूरे ट्रैक के लेवल पर, आपके पूरे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के लेवल पर, इवन कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम के लेवल पर, और जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट। तो फिर बचा क्या भाई? इसीलिए तो इसको यूनिवर्सल मेडिसिन के नाम से जाना जा रहा है ना। सब पर इफेक्ट रखती है। अगर ऐसा है तो इसका क्लिनिकल में बाद में बताऊंगा आपको कि कहां कहां किस किस डिसीज में हमने इसका रिजल्ट लिया है। ठीक है, आप कॉन्स्टिट्यूशन देखो। अभी हमने टेम्परामेंट की बात की थी कि भाई टेम्परामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को शो कर रहा है ना। याद रखना, ये मेडिसिन थीन और लीन सब्जेक्ट्स में, आदमियों में काम करती है, जिनके डार्क हेयर होता है ना, डार्क कंप्लेक्शन होता है, जो बिल्कुल सेडेंटरी लाइफ जीते हैं दोस्तों, बिल्कुल नर्वस, पूरे नर्वस टेम्परामेंट के हो जाते हैं, बहुत ज्यादा ओवर स्टडी करते हैं, है ना। याद रखना, ज्वेलस होता है, जरा जरा सी बात पे ज्वेलस करते हैं दोस्तों। ठीक है, हाइपोकॉन्ड्रिक नेचर के होते हैं, बहुत फास्टिडियस होता है ना, बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, हर चीज को जल्दी जल्दी करने का काम करते हैं। अरे यार जल्दी से ये कर लो तो मेरा काम खत्म हो, ये जल्दी, भले ही आपको पता है कि ये काम जल्दी करेंगे, गड़बड़ भी हो सकता है ना। खाना भी खा रहे फटाफट फटाफट खा रहे, ये गलत होता है दोस्तों। ठीक है, वो कैरेक्टर पूर्ण रूप से नक्सोमिका के अंतर्गत आता है। ऐसा कोई भी पेशेंट आपको नजर आए ना, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, S1 देना है आपको। ठीक है, याद रखना दोस्तों। इसीलिए रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को भी बहुत तेजी से अफेक्ट करती है, बिकॉज कॉन्स्टिपेशन, यानी म्यूकस मेम्ब्रेन की बात कर रहा हूं। कॉन्स्टिपेशन हुआ, डायरिया हुआ, डिसेंट्री हुआ, उसको स्टिमुलेट करती है। ठीक है, उसको स्टिमुलेट करती है। इसीलिए रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करने पर दोस्तों, स्पेशली जितनी भी ड्राई कैटरल कंडीशन डेवलप होती है ना, नोज कफ को उत्पन्न करने का काम करती है। याद रखिएगा, ये वैसोमोटर सेंटर को स्टिमुलेट करने पर जब बीपी हाई हो जाता है दोस्तों, हार्ट से जितने भी रिलेटेड सिम्टम्स आते हैं ना, ये उनको सबसाइड करने का काम करती है। इसीलिए मैंने अभी आपको यहां पर बताया था S7, इसमें क्या है S1A1Y, है ना। आपको यहां इसीलिए मैंने बताया था, अगर किसी का बीपी हाई हो जाता है, हार्ट से रिलेटेड सिम्टम्स आते हैं, आप यहां पर इसको नक्स भूमिका को यूज कीजिए, यानी S1 को यूज कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, हम अभी 9 प्लांट्स में से एक ही प्लांट पढ़ रहे हैं। अभी हमने नक्सोमिका की शुरुआत करी, सिंगल प्लांट के बिहेवियर की बात की है। तो आप सोचिए, यदि 9 प्लांट को हमने मिला दिया, तो आप सोचिए कि मैटी जी का दिमाग कहां कहां चला होगा। S1 से बॉडी की 99.99% डिसीजेस को कवर कर सकते हो आप। ठीक है, सेंग्वाइन टेम्परामेंट को छोड़ दीजिए आप। ठीक है, याद रखिएगा, अगर आपको एकदम फ्राई फूड खाने की इच्छा होती है, तले गले चीजें खाने की इच्छा होती है दोस्तों, फैटी फूड खाने की इच्छा होती है, आप कई बार पेशेंट आकर बोलता है ये चाक खा रहा है ना, ये बहुत सारी ड्रग्स का सेवन करता है, सिर दुखा फट से दवाई, पेट दुखा फट से दवाई, है ना, वो टॉलरेट नहीं करता, है ना। आप देखो, टोबैको का बहुत ज्यादा यूज करता है ना, याद रखना, उसको भी छुड़ाने का काम करती है। इसीलिए आप जब इन पूरे पेशेंट्स को देखते हो, तो कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हो दोस्तों, कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में आपके सामने आ रही है ना। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जब आप किसी लेवल पर गए, आपने देखा कि ये बहुत एक्टिव है, एकदम फियरी, किसी भी चीज से हल्का सा डर जाता है ना, उसको प्यार आता है, सब पे लव होता है उसको। फेट फूड, याद रखना, हमेशा फेट फूड खाता है, बहुत ज्यादा क्रोधित, एंग्री हो जाता है, वायलेंट हो जाता है, हाइपर सेंसिटिव हो जाता है दोस्तों, यानी किसी भी एलर्जी के रूप में, हाइपर सेंसिटिविटी के रूप में आता है। S1 को नेगेटिव करके दे देना, आपका पेशेंट वैसे ही ठीक हो जाएगा, है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पर। लेकिन अगर हम बोले कि भाई आपने तो इसको लिम्फेटिक टेम्परामेंट का कहा था, है ना, तो याद रखना दोस्तों, ये लिम्फेटिक टेम्परामेंट की बहुत अच्छी रेमेडी है, इसीलिए इसको एंटी स्कॉर्फ्लोसो ग्रुप में रखा गया है ना। लेकिन इसका जो पीपुल होता है, इसका जो सब्जेक्ट होता है, पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से जुड़ा होता है, इसलिए बिलियस टेम्परामेंट के लेवल पर, यानी थीन सब्जेक्ट के लेवल पर, जिनमें स्पेशली बिलियस और इम्पेशेंट होता है, यानी वो रास्ता नहीं देख सकता किसी का, यहाँ फल फ्रूट रखे हुए हैं और उसको खाना तो खा लेगा, इम्पेशेंट होगा। याद रखना, बहुत इरिटेबल टेम्परामेंट का होता है वो, है ना। इसीलिए मैंने जैसे बताया था कि अगर लिम्फेटिक टेम्परामेंट होगा तो चीली होगा, ये भी चीली मेडिसिन है दोस्तों। ठीक है, ठंडी मेडिसिन है, इसीलिए लिम्फेटिक टेम्परामेंट में बहुत ज्यादा यूज की जाती है। ठीक है, और इसका गुण ये होता है कि अगर कोई पेशेंट सोचता है कि मैं क्या हूं, तो दोस्तों याद रखना, ये बहुत ओवर सेंसिटिव पेशेंट होता है। पूरी रेमेडी में ओवर सेंसिटिविटी पाई जाती है, पूरी रेमेडी में। और जब ये ओवर सेंसिटिविटी का गुण जो पूरी रेमेडी में पाया जाता है दोस्तों, तो आपको हर चीज ओवर सेंसिटिव मिलेगी, यानी हर चीज बड़ी हुई सामने आएगी। अगर इतना सब होगा तो इतना बड़ा कारण आपको निकल के बता देगा, है ना। याद रखना, बाहरी कोई भी इंप्रेशन आया, मतलब आपने किसी को डांट दिया, वो गुस्सा होकर मुंह फुला के बैठ जाएगा, है ना।
थोड़ा सा भी लाइट मार दिया, थोड़ा सा भी नॉइस आपने चिल्ला दिया, या कोई ऑर्डर आप म्यूजिक सुन रहे हो, है ना, आपने बढ़ा दिया, कोई स्मेल वहां से आई, थोड़ी सी भी स्मेल आई, वो नाक बंद करके निकलेगा। ठीक है, थोड़ा सा भी टच कर दिया, थोड़ा सा भी पेन हुआ, थोड़ा सा भी उसको सर्दी लगी, कोल्ड लगा, म्यूजिक थोड़ा सा तेज कर दिया, आप देखो ओवर सेंसिटिव, गुस्सा हो जाएगा आप पे वो, है ना। ये बहुत बड़ा साइन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जो सिलेक्शन आप रेमेडी के लेवल पर बताता कि नहीं साहब, ये जो होता है डेफिनेटली लिम्फेटिक टेम्परामेंट का पेशेंट है, और ये यहाँ पर बेस्ट मेडिसिन आपके सामने प्रस्तुत करता है। याद रखिएगा दोस्तों, इंडाइजेशन देख लो आप, है ना, जितनी भी हिपेटिक ट्रबल्स होती है ना लीवर से रिलेटेड, वो तमाम चीजें जल्दी जल्दी करने के कारण डेवलप होती है। इसीलिए जो व्यक्ति एक्सरसाइज नहीं करते हैं, है ना, हमेशा घर पे रहता है, हमेशा सोए रहता है, बैठे रहता है, सेडेंटरी लाइफ जीते हैं, जो ड्रंकार्ड्स होते हैं, है ना, जिनमें गैस्ट्रिक ट्रबल होती है, पीने के बाद में पड़े रहना, गैस्ट्रिक ट्रबल होती है, इन तमाम पेशेंट्स के लेवल को डायग्नोस करके, ये डायग्नोसिस पेशेंट नहीं बताएगा, आपको पूछना पड़ेगा, और जब आपका डायग्नोसिस बनेगा, आपकी पहली रेमेडी नक्स भूमिका के लेवल पर S1 निकल के आ जाएगी। अगर आपको ये पता है कि नक्स भूमिका का ये कैरेक्टर है, तो 9 प्लांट्स के आपस में कैरेक्टर मिलाने के बाद आप डिसीज देख लेना, कितने प्लांट्स कितने डिसीज के लेवल पर काम करते हैं, है ना। याद रखिएगा, स्लिप, सोने के दौरान शाम के समय खूब नींद आती है, लेकिन सुबह 3 से 4 बजे देखो बिल्कुल पेशेंट उठ जाता है। ठीक है, शाम के समय नींद आ रही है, लेकिन सुबह देखो 3 से 4 बजे नींद खुल रही है ना। उसके बाद जब वो व्यक्ति सोता है ना, तो जब वो सोएगा 3 से 4 बजे उठ के, उसको सपने ही सपने आते हैं, है ना। याद रखना, उसको फ्रेश महसूस ही नहीं होगा, उसको पूरा दिमाग उसका चल जाएगा और सपने ही सपने आएंगे, उसको ये लगेगा मैं जा रहा हूं और मुझे फलानी जगह पे ये ब्रेक मिला नोटों का, मैं जा रहा हूँ, एक हीरोइन मेरे को मिली, मैं हीरोइन के साथ डेट कर रहा हूँ, अजीब अजीब से सपने उसको आते हैं दोस्तों। और ऐसा व्यक्ति जब आपके पास आता है और बोलता है कि साहब मुझे तो बार बार स्टूल आ रहा है, मुझे बार बार यूरिन आने की इच्छा हो रही है, लेकिन मैं जब भी जाता हूँ थोड़ा सा स्टूल आता है, थोड़ा सा यूरिन आता है, उसके बाद फिर से वही प्रॉब्लम है ना। अगर ये करेक्टर आता है, आप समझ जाओ ये S1 का करेक्टर है नक्स भूमिका के लेवल पर, है ना। ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा ट्रबल होती है जब कोई मूवमेंट कर ले, है ना, कोई टच कर ले, कोई लाइट या ऑर्डर में चले जाए, आप देखो बहुत तेजी के साथ उसकी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती है दोस्तों, है ना। ऐसे व्यक्ति को ठंडा पीना बहुत अच्छा लगता है, परंतु कोल्ड एयर पसंद नहीं होती, मतलब ठंडी चीज बहुत पिएगा, लेकिन ठंडी हवा में गया ना, क्योंकि चिली पेशेंट है, ठंडी हवा में गया ना, तुरंत उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है दोस्तों, तुरंत उसको बॉडी में इन्फेक्शन आ जाती है। इसीलिए याद रखना, ऐसा व्यक्ति हमेशा पेशेंट से पूछिए क्या आप खुली हवा में रहते हो, घर के अंदर या घर के बाहर। पेशेंट बोलता है खिड़की और दरवाजे बंद करने की इच्छा होती है, बॉडी को कवर करने की इच्छा होती है, क्योंकि चिली पेशेंट है, उसको ठंड सहन नहीं होती दोस्तों। ठीक है, ये कैरेक्टर होते हैं, और ये कैरेक्टर यहां पर निकल के आते हैं S1 रेमेडी के अंतर्गत। जब बहुत ज्यादा इंटेस्टाइनल पार्ट इरेगुलर पेरिस्टालसिस होने के कारण जब वहां कॉन्स्टिपेशन होता है दोस्तों, मैंने इसीलिए कहा कॉन्स्टिपेशन पर, जब स्टिमुलेंट होता है, कोई भी स्टिमुलेंट यानी बहुत ज्यादा उत्तेजक पदार्थ खाता है, बहुत ज्यादा परगेटिव ड्रग लेता है ना, बाइटर थिंग एल्कोहल लेता है, फैटी फूड खाता है दोस्तों, तो डेफिनेटली दोस्तों वहां पर इन चीजों की डिजायर होती है, और इसी के कारण उसको जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन भी वन ऑफ द बेस्ट, है ना। S1 को 30 पोटेंसी में दे दो, कॉन्स्टिपेशन को तोड़ने की सबसे बेस्ट मेडिसिन है, या S1 को नेगेटिव दे दो, कॉन्स्टिपेशन को तोड़ने की सबसे बेस्ट मेडिसिन है दोस्तों। इसीलिए मैंने जितने भी मेरे पुराने दोस्त लोग हैं उनको सबको बताया कि जब आप सब जगह से थक जाओ, जब S130 और SLAS30 को अल्टरनेट करके चला देना, आपका पेशेंट रिकवरी की तरफ चला जाएगा, बहुत फास्ट रिकवरी होती है। ठीक है, याद रखिएगा, जब कोई व्यक्ति कहता है मुझे आके कि साहब मुझे ब्रेड, वाटर, है ना, याद रखना, मुझे कॉफी, टोबैको, जितने भी ऑर्डिनरी फूड होते हैं, जितनी भी ड्रिंक होती है, वो पसंद नहीं आती, मैं खाता हूं कि मुझे अजीब सी फीलिंग होती है, आप समझ जाइए ये नक्सभूमिका का पेशेंट है, ये डेफिनेटली S1 का पेशेंट है। S1 के लेवल पर मेंटली ये कैरेक्टर डेवलप हो रहे हैं, इसलिए आपको यहां पर ये प्रोटोकॉल तय करना है। ठीक है, याद रखना, ये पेशेंट बहुत इरिटेबल है, हमने देखा, बहुत केयरफुल होता है ना, याद रखना, फास्टिडियस होता है, ज्वेलस होता है, और हमेशा क्वेलसम यानी गुस्सा करने वाला, स्पाइटफुल, हर बात में थूकने वाला, है ना। याद रखना, बहुत ही मैलिशियस पेशेंट होता है, बिल्कुल अलग हटके, बिल्कुल आज की जो सिविलाइज जो लाइफ जी रहे हैं ना, खासतौर से जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो सब S1 के अंतर्गत आते हैं दोस्तों।
हमेशा याद रखना, ऐसे पेशेंट हमेशा आपको S1 के अंतर्गत ट्रीट करने को मिल जाएंगे। ये हमेशा आपको टेबल प्रैक्टिस में मिलेगा दोस्तों, ठीक है। मॉडर्न लाइफ में जीने के कारण आप देख रहे हो कि बहुत सारे बच्चे जो आएंगे आपके पास, वो हमेशा बोलेंगे साहब मेरा हेडेक होता ही रहता है। कई महिलाएं, कई बच्चे आपके पास आके बोलते हैं कि साहब मेरा हेडेक कंटिन्यू रहता है ना। वो यही बोलते हैं मुझे चाय या कॉफी पीने की आदत हो गई। कई लोग बोलते हैं कि साहब मुझे टोबैको, अल्कोहल, वाइन, हाईली स्पाइसी जितने भी सीजन फूड होते हैं, ठीक है, इरेगुलर डाइट है, ओवर ईटिंग है ना। कई लोग तो ये बोलते हैं कि हमको सेक्सुअल एक्सेस के बाद में ये हुआ। इस सब का सब आपका S1 की श्रेणी में आता है, नक्सोमिन के लेवल पर, नक्सोमिका के लेवल पर। यानी आप अगर लंबे समय तक मेंटल एग्जर्शन करते हैं, याद रखिएगा, यदि आपने लंबे समय तक कोई ऐसा काम किया है जो मेंटल एग्जर्शन के लेवल पर हो रहा है दोस्तों, सेडेंटरी हैबिट्स की वजह से हो रहा है, एक्सरसाइज ही नहीं कर पा रहे हो, टाइम ही नहीं मिलता साहब, क्या एक्सरसाइज करें, है ना, नींद ही नहीं आती साहब, क्या करें, है ना, बहुत ज्यादा एलोपैथिक मेडिसिन पर निर्भर होकर आपके पास जब पेशेंट आता है, बार बार उसको रिकरेंट कोल्ड होता है दोस्तों, नक्सोमिका टॉप मोस्ट रेमेडी है, टॉप मोस्ट रेमेडी है। आप S1 C1 F1 को आरई के साथ मिलाकर जब यहां पर नेगेटिव में देंगे, फ्रीक्वेंटली देंगे, इमीडिएट पेशेंट को रिलीफ हो जाएगा दोस्तों। ऐसा लगता है, पेशेंट आकर बोलता है, ऐसा लगता है साहब मेरा सिर फट जाएगा, कुछ कीजिए, है ना, कंजेशन लग रहा, बहुत ज्यादा भारीपन के साथ मेरे सिर के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ रहा है ना, ये गैस्ट्रिक ओरिजिन के लेवल पर हो रहा है, विशेष रूप से मॉर्निंग में होता है दोस्तों, है ना। वॉमिटिंग से उसको तुरंत रिलीफ हो जाता है, अगर वॉमिटिंग हुआ बहुत तेजी से रिलीफ होता है। इसीलिए दोस्तों याद रखना, यहां पर ये स्पेशली डार्क रूम में, अच्छे रूम में दोस्तों उसको बहुत अच्छा लगता है। यानी कोई डार्क रूम हुआ, अंधेरा रूम हुआ, पैक वाला रूम हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है, ओपन एरिया में गया कि उसको ठंडी हवा लगी कि बीमार होगा, आपका ये डायग्नोसिस करता है कि ये लिम्फेटिक टेम्परामेंट का पेशेंट है ना। सैंग्वाइन टेम्परामेंट में इसके विपरीत होगा, वो हमेशा खुली हवा में रहना की कोशिश करेगा, कभी भी बंद कमरे में नहीं आएगा। याद रख लेना, लिम्फेटिक टेम्परामेंट और सैंग्वाइन टेम्परामेंट में ये दो बेसिक डिफरेंस आप पेशेंट से जब पूछेंगे ना, आप वही सिलेक्ट कर लेंगे कि यार हमारा सिलेक्शन ऑफ रेमेडी सही है गलत है ना। याद रखना, ये नक्सोमिका अगर S1 के लेवल पर मिलाया गया और यूनिवर्सल रेमेडी के लेवल पर काम आ रहा है, तो आपको जानना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ दोस्तों कि ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्पेशल नाम से जाना जाता है, माउथ से आपके इंटेस्टाइन के स्टमक के लास्ट पार्ट तक इसका बहुत बड़ा रोल है ना। इसीलिए अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है कि साहब मेरे को तो मुंह में बहुत बदबू आ रही है ना, गम्स में बहुत स्वेलिंग हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है ना, मॉर्निंग में मैं जब भी उठता हूं मेरे मुंह से बहुत बदबू आती है ना, टेस्ट भी मेरे को बिल्कुल अजीब सा फील होता है ना। याद रखना दोस्तों, टंग, जब आप टंग को चेक करते हो, टंग एंटीरियर में क्लियर है, लेकिन पोस्टीरियर में जब देखते हो बहुत ज्यादा व्हाइट कोटेड टंग होती है दोस्तों, ठीक है। याद रखना, ये पूरा कैरेक्टर S1 को सिलेक्ट करता है नक्सोमिका के लेवल पर, ठीक है। दांत दर्द से अगर किसी को रोग बढ़ता है, याद रखना S1C4 को ग्लोबल्स लेकर उस दांत में डाल देना, है ना। S1C4 की ग्लोबल्स उस दांत में आप दबा के ग्लोबल्स को वहां फोड़ के डाल देना और एक कार्टन रख देना, ठीक है। बाद में उनको निकाल कर उसकी जगह WE का D1 से एक ड्रॉप डाल देना, आपका पेशेंट रिकवर हो जाएगा, दांत दर्द इमीडिएट बंद हो जाएगा, ठीक है। याद रखना, कारण क्या होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि हम ओवर सेंसिटिव पदार्थ खा रहे हैं, चिपचिपे, है ना, और वो चिपचिपे पदार्थ जब आपके दांतों के बीच में रह जाएंगे तो बैक्टीरिया बनाएंगे, है ना, बैक्टीरिया की ग्रोथ कराएंगे, इसीलिए बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है ना। कान तक अगर आपको दर्द जा रहा है ना, आप कहते हो कि साहब मुझे कुछ निगलने में प्रॉब्लम हो रही है, माउथ में बार बार अल्सरेशन हो रहा है, इवन थ्रॉट तक अल्सरेशन हो गया, है ना, जो यूला होता है उसमें टिंगलिंग सेंसेशन आ रहा है, यानी आप कुछ भी खाते पीते हो आपको गले में खुजलाहट जैसी हो रही है ना, आप कह रहे हो भाई कुछ चुभने जैसी प्रॉब्लम नजर आ रही है, याद रखिएगा S1 इज वन ऑफ द बेस्ट, आप S1 को सिलेक्ट कर सकते हो, बहुत ब्रिलियंट रेमेडी के रूप में आपके सामने आता है। इसलिए मैंने कल कहा था C14 जो होता है थ्रॉट के लेवल पर, यानी C13 S1 A3, है ना, याद रखना बहुत ही टॉप क्लास रेमेडी होती है थ्रॉट के लेवल पर। इसलिए प्रोटोकॉल्स इसी तरह से समझेंगे तो यू आर द बेस्ट, आप एक टॉप मोस्ट इलेक्ट्रोपैथिक फिजिशियन बन जाएंगे दोस्तों, ठीक है। याद रखना, स्टमक में जाइए आप, स्टमक पे जब इसका कैरेक्टर देखने को मिला तो बहुत ही स्ट्रांग, क्योंकि स्क्रोफ्लोसो ग्रुप की मेडिसिन लिम्फेटिक ऑर्गन के लेवल पर, यानी जितने भी लिम्फेटिक ऑर्गन होते थे, स्टमक क्या है, स्टमक लिम्फेटिक ऑर्गन है ना। इसीलिए जो लोग
बहुत ज्यादा तला गला खाते हैं, कॉफी बहुत पीते हैं, चाय बहुत पीते हैं, टोबैको बहुत खाते हैं, अल्कोहल बहुत पीते हैं, हाईली स्पाइसी फूड खाते हैं, बहुत ही इरेगुलर डाइट्स होती है, ओवर ईटिंग करते हैं दोस्तों, है ना, बहुत ज्यादा परगेटिव का ड्रग का उपयोग करते हैं, है ना। तो ये सब स्टमक ट्रबल के रूप में सामने आता है, आपका स्टमक के जो नेचुरल प्रोसेस है उसको प्रभावित कर चुके हैं, है ना। इसीलिए स्टमक में बहुत हैवी पेन होता है दोस्तों, है ना, बार बार पेशेंट खाना खाया कि दस्त, फ्लैचुलेंस हो रहा है ना, याद रखना, बिल्कुल दुर्गंधित, बाइटर इरेक्टेशन, कड़वा कड़वा पानी मुंह में से बाहर निकलता है, कई बार तो नौसे वॉमिटिंग तक हो जाती है ना। ये पूरा का पूरा कैरेक्टर नक्सोमिका का है दोस्तों, ठीक है। जब आप सुबह उठे और उठने के बाद में अचानक आपको नौसिया हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है ना, आपको बहुत अनइजीनेस फील हो रहा है, आप केवल S1 के 10 ग्लोबल्स को घोल कर आप पानी में सिप बाय सिप पिला दीजिएगा, पेशेंट 1 घंटे के अंदर नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। पेशेंट ऐसा बोलता है कि साहब मैं खाना खा रहा हूं फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है मैं बहुत भूखा हो रहा हूं, है ना, मुझे स्टमक में बहुत पेन हो रहा है, गैस्ट्रेलिया हो रहा, गैस्ट्राइटिस हो रहा, डिस्पेप्सिया हो रहा। आप याद रखिएगा, कभी भी गैस्ट्रेलिया नजर आए, गैस्ट्राइटिस नजर आए, डिस्पेप्सिया नजर आए, ये तीनों की बेस्ट रेमेडी है दोस्तों S1, है ना, भूलना नहीं, ये टॉप मोस्ट रेमेडी है इलेक्ट्रोमोपैथ में नक्सोमिका के लेवल पर, ठीक है। कई बार भूख लगने के समान आप देखते हो कि यार भूख नहीं लग रही है, असामान्य भूख है ना, तब स्टमक रीजन में आपको बहुत ज्यादा सेंसिटिवनेस फील होता है, टच और प्रेशर करते हो आपको ऐसा लगता है भारीपन सा लग रहा है ना, एब्डोमेन ऐसा लगता है कि फूला हुआ है, खाने के 1 या 2 घंटे बाद किसी भी प्रकार से जब वहां पर आपको अनइजीनेस फीलिंग होता है, चाहे आप अल्कोहल ज्यादा पी रहे हो, चाय ज्यादा पी रहे हो, कॉफी ज्यादा पी रहे हो, ये हमेशा होता है ना, फ्लैचुलेंस होता है, आपको ऐसा लगता है फूला फूला सा लग रहा है, थोड़ा सा खाया पेट फूल गया, ये लगता है ना, आपको स्टमक रीजन पर स्पाज्मोडिक कोलिक नजर आता है ना, आपको यहां पर बहुत ज्यादा स्पाज्मोडिक कोलिक नजर आ रहा है, आप अनकवरी से, है ना, यहां पर क्या हो रहा है, कोई भी प्रकार का कपड़े आपने खोल दिया, है ना, खोला, आप देखो तकलीफ बढ़ जाएगी, एग्रवेटेड, यानी आप ऐसी जगह जा रहे हो जहां कपड़े पहने हुए हो लेकिन आपने कपड़े को उतार दिया, अचानक आपकी तकलीफ बढ़ने लग गई, ठीक है। याद रखना, जो लोग वाइन ज्यादा पीते हैं ना, उसमें क्या होता है, लीवर का एनलार्जमेंट हो गया, है ना, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो गया, डिस्पेप्सिया हो गया, सबसे कॉमन समस्या के रूप में आज की मॉडर्न परिस्थिति में देखा जा रहा है, वहां पर नक्सोमिका का बहुत बड़ा रोल आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। इसीलिए आप कहीं पर भी प्रोटोकॉल तय करें, चाहे डिसेंट्री के लेवल पर तय करें, कॉन्स्टिपेशन के लेवल पर तय करें, डायरिया के लेवल पर तय करें, तो आपको ये देखना है कि क्या वहां मरोड़ उठ रही है, ग्रेट टेनिसमस, ठीक है, स्टूल म्यूकस के साथ साथ वहां पर बार बार दस्त जाने की इच्छा होती है लेकिन दस्त नहीं होता, केवल म्यूकस जाता है ना, वन ऑफ द टॉप मोस्ट एंड लीडिंग रेमेडी नक्सोमिका, आप इसे नेगेटिव में दे दीजिए, है ना, आप इसे S1 को D6 में दे दीजिए, इमीडिएट रिजल्ट आपको मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। याद रखना, कई बार यहां पर दस्त के साथ ब्लड जाता है, ठीक है, याद रखना, बहुत ही कॉन्स्ट्रिक्टिव सेंसेशन होता है, ऐसा मरोड़ उठता है, रेक्टम और एनस में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, आप याद रखिएगा, ये ब्लाइंड पाइल्स की नंबर 1 रेमेडी, याद रख लेना, किसी को भी ब्लाइंड पाइल्स होता है, नक्सोमिका उस ब्लाइंड पाइल्स की नंबर 1 रेमेडी होती है दोस्तों, जिनको ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन होता है और उसको अल्टरनेट करके डायरिया होता है, अर्थात 2-4 दिन बिल्कुल पेट अच्छा साफ होगा और फिर 2-4 दिन बिल्कुल ऐसा कॉन्स्टिपेशन होगा हिला देगा, अगर ऐसा होता है S1 इज वन ऑफ द लीडिंग रेमेडी नक्सोमिका के लेवल पर दोस्तों, ठीक है। याद रखना, कई बार ऐसा होता है दस्त की इच्छा तो होती है लेकिन दस्त नहीं होता, है ना, दूसरी बार 2-3 दिन बाद दस्त होगा तो एकदम वाटरी और ऑफेंसिव होता है, थोड़ा सा पास होता है और उसके बाद फिर आप पेशेंट को यह लगता है कि मुझे टेम्परेरी सेटिस्फेक्शन हो गया लेकिन अनइजीनेस फीलिंग होता है उसको, ठीक है, वो स्टूल पास करने की इच्छा बनी रहती है लेकिन स्टूल पास नहीं होता, और इसी का एडवर्स इफेक्ट होता है यूरिन का इनइफेक्चुअल डिसऑर्डर, मतलब डिजायर होना, उसको बार बार ऐसा लगता है कि मुझे स्टूल नहीं हो रहा, स्टूल के साथ साथ मुझे यहां पर यूरिन के लिए भी जाना चाहिए, ये अनइजीनेस वहां पर फीलिंग रिकरेंसी में नजर आती है दोस्तों, यही कारण है दोस्तों, ऐसे पेशेंट को इनइफेक्चुअल डिजायर फॉर यूरिनेशन होता है दोस्तों, यानी वो प्रॉपर यूरिनेशन भी नहीं कर पाता, है ना, और कई बार ऐसा होता है कि इसका एडवर्स इफेक्ट ये होता है कि बैक साइड यूरिनरी ब्लैडर पर प्रेशर होता है तो यूरिन के दौरान उसको पेन होना शुरू हो जाता है ना, वो उसके पूरे जेनेटल ऑर्गन्स तक फैल जाता है ना, पेशाब कई बार ऐसे पेशेंट को ड्रॉप बाय ड्रॉप होता है और वो भी जलन के साथ होता है ना, इसीलिए आप C17 पे मत जाइए, पहले S1 से ही कवर कर लीजिए,
है ना। यूरिथ्रा में अगर टीयरिंग पेन होता है, रीनल स्टोन होता है और जलन के साथ ब्लड मिक्स आता है, तब आप S1 के साथ C17 को मर्ज कर दीजिए, आपका पेशेंट विद इन लिमिटेड टाइम, कम से कम समय में ठीक हो जाएगा। लेकिन वहां हम S1 को सोचते ही नहीं है, नक्स ओमिका को सोचते ही नहीं है, हम तो वहां S6 C17 S2 C2 इन्हीं के बारे में सोचते हैं। लेकिन जो लोग डीप में काम कर रहे हैं वो यही कहते हैं कि सर हमने तो S1 देखकर ही स्टोन निकाल दिया। अब आप सोच लीजिएगा इस बात को, S1 को D5 में देने के बाद कई दोस्तों ने कहा है, S1 RE को D5 देने के बाद कई लोगों ने कहा है हमने जितने भी पॉइजन है बॉडी से बाहर निकाल दिए, हमने जितने भी इस प्रकार का मेटाबॉलिक वेस्ट जो कलेक्ट हो रहा था उनने हमने इसी लेवल पर उसको बाहर निकाल दिए। अब इसमें हमने किडनी की तो कोई मेडिसिन ऐड नहीं करी भाई, है ना। इसलिए याद रखना, इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक जितनी भी रेमेडीज हैं कहीं से कहीं पर काम कर जाती है, बस आपको काम कराते आना चाहिए, ठीक है। जितना भी रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है जो गैस्ट्रिक ओरिजिन के साथ रेस्पिरेटरी ट्रबल को शो करता है दोस्तों, अल्कोहल हुआ, टी हुआ, कॉफी हुआ, इरेगुलर डाइट के कारण आपको नजर आया दोस्तों, तो याद रखना कोल्ड का एक्सपोजर होता है ना। थ्रॉट में आप देखो ऐसे पेशेंट को बार बार खराश बनी रहती है ना। जब गैस्ट्रिक रीजन की जो एसिड वेपर ऊपर आती है उस दौरान आप देखो कई बार थ्रॉट का इन्फेक्शन हो जाता है, इवन कई पेशेंट अस्थमा में चले जाते हैं दोस्तों, क्योंकि अपर रेस्पिरेटरी से होते होते लंग्स में भी इन्फेक्शन आ जाता है ना। इसीलिए याद रखना, ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत वायलेंट कफ हो रहा है, कफ बिल्कुल ड्राई हो गया और नाइट में कफ हो रहा है ना, मॉर्निंग तक रहता है, S1 और P1 कभी मत भूलना, S1 P1 वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी फॉर नाइट कफ। याद रखना दोस्तों, क्लोज जब भी वो कोल्ड प्लेस में जाता है, शाम को क्या होता है नमी बढ़ती है, जब भी कोल्ड प्लेस में जाएगा, नमी वाले एरिया में जाएगा, पंखा चालू करेगा, नमी आएगी, देखो कब बढ़ जाएगा। तो ये जो S1 और P1 है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी, याद रखिएगा, ये टॉप क्लास रेमेडी होती है जो यहां पर आपको देखने को मिलेगी दोस्तों, ठीक है। तो ये प्रोटोकॉल्स के ऊपर निर्धारित होता है कि आप नक्स भूमिका को समझ रहे हो, मतलब आप कितना समझ रहे हो। कई लोगों को नहीं पता है ना। मैं हमेशा बोलता हूं कि S1 A1 C1 RE, है ना, D4 में दे दीजिए, ये इतनी जगह काम करता है जितनी आप सोच भी नहीं सकते हो, है ना। अगर मैं कहूं इससे मेंसेस भी मैं क्लियर कर लेता हूं D4 से, है ना। नक्स भूमिका मेंस्ट्रुएशन डिसऑर्डर की अनफेलेबल रेमेडी है दोस्तों, कभी फेल नहीं होती है, आप यूज करके देख लीजिएगा। मेंसेस जब किसी महिला को बहुत अर्ली आता है, लंबे समय तक आता है, याद रखना, अर्ली आता है, लंबे समय तक आता है, कई दिनों तक चलता है दोस्तों, बहुत ज्यादा होता है, डार्क या ऑफेंसिव कैरेक्टर का होता है, इरेगुलर मेंसेस की एक्सेप्शनल एक्सलेंट रेमेडी है दोस्तों। आप कहते हो S2, आप कहते हो C1, आप कहते हो A3, मैं भी कहता हूं, लेकिन हमने कभी S1 को ट्राई नहीं किया, लेकिन जब करने लगे तब हमको समझ में आ गया कि यहाँ पर S1 A1 C1 RE इज ए टॉप मोस्ट एंड लीडिंग प्रैक्टिशनर। याद रखना, वो इसे D5 या सेकेंड डायल्यूशन में देकर प्रेगनेंसी कंफर्म करा रहे हैं। इनफर्टिलिटी की अगर इसको D5 में चला दिया तो इनफर्टिलिटी की टॉप क्लास रेमेडी हो जाती है। अब इससे ज्यादा बड़ी बात आपको क्या नजर आएगी, ठीक है। लेबर पेन होता है ना, अब लेबर पेन में कई महिलाएं आकर बोलती है कि साहब मुझे तो सहन नहीं हो रहा, बहुत ही वायलेंट, बहुत ही स्पॉज्मेटिक लेबर पेन होता है, जब लेडीज उस लेबर पेन के दौरान बेहोश तक हो जाती है दोस्तों, है ना, बहुत तेजी से बेहोश हो जाती है, उस कंडीशन में हम S1 C1 RE का प्रयोग कराते हैं। यही चीज आ गई, यहाँ A1 हटा दी हमने क्योंकि ब्लीडिंग ज्यादा हो जाएगी, उस कंडीशन को रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन S1 C1 RE को उस कंडीशन में आप खिला दीजिए, उसको होश भी आ जाएगा, उसकी जो कॉन्ट्रेक्शन है वो बढ़ जाएंगे। अब यहां पर जब आपको नजर आ रहा है कि इसका बच्चेदानी का मुंह नहीं खुल रहा, भाई बहुत प्रोटीन पाउडर खा लिया होगा, है ना, तो बच्चेदानी का मुंह नहीं खुल रहा है, तो वहां पर C1 वाई दे दीजिएगा, आप देखिएगा बच्चेदानी का मुंह खुल गया, पेशेंट की डिलीवरी बिल्कुल नॉर्मल हो गई। यानी ये जो होती है बहुत पावरफुल रेमेडी है जो लेबर पेन को भी कम करती है, ठीक है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया के लेवल पर काम किया है ना। याद रखना, जो आते उलझ जाती है ना, उस स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया के टॉप मोस्ट रेमेडी है नक्स भूमिका, है ना, बहुत टॉप मोस्ट रेमेडी है। मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को रिकवरी दिया है दोस्तों इसी के बिहाफ पर, ठीक है। आपको कमर में दर्द होता है ना, अब कमर में दर्द होता है, बहुत सारे लोगों को लंबे को होता है ना। लंबर रीजन में यदि किसी को रिकरेंटली कमर दर्द हो रहा है दोस्तों, है ना, बैठना उठना बहुत प्रॉब्लम होता है, आप देखो हर महिलाओं को होता है ना। बैक टच करने पर बहुत सेंसिटिव होता है,
सुबह के 3-4 बजे तो बिल्कुल बिस्तर पे वो उठ ही नहीं पाता है ना। वो लोग जो बहुत ज्यादा सेक्सुअल एक्सेस करते हैं, वो लोग जो बहुत ज्यादा मैस्टरबेशन करते हैं, है ना, हस्तमैथुन करते हैं, उन लोगों की रामबाण मेडिसिन है, याद रख लेना, कभी भूलना मत आप। ठीक है, यही नहीं, कई केसेस हमने देखे हैं जिनमें फीवर के लेवल पर, जो इंटरमिटेंट फीवर होता है, कभी ज्यादा आ रहा है कभी कम आ रहा है ना, पेशेंट सिर से लगाकर आपके पांव तक बिल्कुल ओढ़ के ठंड के रूप में कप कपाता रहता है। ठीक है, वो चील के कारण हो या फीवर की, तो तीनों स्टेज होती है, हीट स्टेज भी होती है, स्वेटिंग स्टेज भी होती है, चील स्टेज भी होती है, नक्स ओमिका तीनों स्टेज पे काम करती है ना। इसलिए आपको यहां पर सोचने की जरूरत नहीं है, वन ऑफ द लीडिंग रेमेडी नक्स ओमिका है। इसी के आधार पर आप ये बोल सकते हो, जो क्लिनिकली प्रैक्टिस में हम लोगों ने S1 को देखा है दोस्तों। इसीलिए आप एक एक करके, मैं आपको कितनी बताऊं, मेरे को जितनी याद आ रही है मैं आपको बताते जा रहा हूं दोस्तों। एल्कोहलिज्म, अगर आपको किसी को अल्कोहल को तोड़ना है, आप 10-15 ग्लोबल्स को एक गिलास पानी में डालकर घोल के पिला दो, आप देखो D3 या D4 में पिलाओ, पेशेंट का अल्कोहल वहीं उतर जाएगा, नशा ही उतर जाएगा उसका, है ना। एंगर इफेक्ट्स ऑफ, अगर किसी को ज्यादा क्रोध रहने के कारण, अभी परिवार में भाई कोई कुछ भी बोल सकता है, पति पत्नी भी कई बार एक दूसरे को बोल देते हैं, बच्चे बाप भी कई बार एक दूसरे को कुछ बोल देते हैं, और अगर उस क्रोध के कारण कोई डिसीज उसके बॉडी में डेवलप हो रही है, S1 इज टॉप मोस्ट रेमेडी। याद रखना, अगर किसी को मेनिया हो रहा, डिप्रेशन हो रहा, भूत चुड़ैल लग गई, उस कंडीशन की टॉप मोस्ट रेमेडी, याद रखना। एपोप्लेक्सी हो रहा है, एपोप्लेक्सी मतलब भ्रमी, घूम रहा है दिमाग उसका, ठीक है, याद रखना। अस्थमा हो रहा है, S1 सबसे लीडिंग रेमेडी है दोस्तों। अगर किसी को बार बार बिलियस अटैक आ रहा है ना, बिलियस अटैक आ रहा है भाई, स्टमक से रिलेटेड है, और स्टमक का पाचन कराना बहुत जरूरी है, लेकिन स्टमक अगर पाचन नहीं करा रहा तो लीवर पे इफेक्ट आएगा, और लीवर पे इफेक्ट आएगा तो उसको क्या होगा, बहुत ज्यादा पित्त बनेगा, है ना। तो इस बिलियस अटैक का लेवल को दूर करना है तो आपको स्टमक को बहुत अच्छे से प्यूरिफाई करना पड़ेगा। ये नक्स ओमी का बेस्ट प्रोटोकॉल है दोस्तों, ठीक है। याद रखना, अगर किसी को ब्लैडर अफेक्शन ऑफ हो रहा है, गाल ब्लैडर का हो या आपके यूरिनरी ब्लैडर का हो, किसी भी उनके रोग के कारण उनमें इतनी शक्ति नहीं है कि उस रोग से बाहर आ पाए, भले आप S2 C2 खूब दे रहे हो, इवन गाल ब्लैडर स्टोन की बात कर रहा हूं, है ना, इवन इंडाइजेशन की बात कर रहा हूं, इवन जितनी भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होते हैं उन सब की बात कर रहा हूं, आप बिफोर मील इसको दे दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। आप बहुत सारी मैं डिसीज आपको बता सकता हूं, ब्रोंकाइटिस के लेवल पर चले जाओ आप, है ना, ब्रोंकाइटिस की जो ट्रबल्स होती है ना, पूरे ब्रोंकस इन्फ्लामेशन, ठा ठा करके खांसता है पेशेंट, टॉप क्लास रिजल्ट आपको मिलते हैं दोस्तों। आप उन्माद के लेवल पर, डिलीरियम चले जाओ, डेलीरियम के लेवल पर, ब्रेन के लेवल पर टॉप मोस्ट रोल आपको नजर आएगा, है ना। याद रखना, S1 और एंटी टॉक्सिस के रूप में काम करता है D5 के लेवल पर, आपकी बॉडी की जितनी टॉक्सिसिटी होती है सबको बाहर निकालने का काम होता है ना। मैं बार बार डायरिया डिसेंट्री का नाम नहीं लूंगा, डिस्पेप्सिया का नाम नहीं लूंगा, ये आपको मैं बता चुका हूं, ठीक है। याद रखना, फीवर में आपको बता चुका हूं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर पूरे में आपको बता चुका हूं, सब पर इसका काम है, इवन गाल स्टोन पर इसका बहुत बड़ा काम है। आप जब गाल स्टोन का ट्रीटमेंट करते हो ना, आपका जो प्रोटोकॉल है एज इट इज बनाइए, लेकिन S1 बिफोर मील, S10 आफ्टर मील और स्लास नाइट में दीजिए। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल, जो यूरिक एसिड, जो बिलीरुबिन का लेवल बन रहा है, ये उसको सबसाइड करता है, टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करता है, और ये टॉक्सिसिटी रिड्यूस कर देगा, स्टोन बनना कम हो जाएगा, तो आप जो मेडिसिन चला रहे हो उसका अफेक्शन ये आएगा, वो स्लॉग बन जाएगा, और स्लॉग बन जाएगा तो बाहर निकल जाएगा दोस्तों, बहुत आसानी से बाहर निकल जाएगा। इसीलिए गाउट के लेवल पर, है ना, याद रखना, गाउट के लेवल पर भी इसी कारण से काम करेगा, हीमोराइड्स, पाइल्स के लेवल पर काम करेगा, हेडेक के लेवल पर काम करेगा, इवन हार्ट के लेवल पर, है ना। आपको लगता है कि ये पेशेंट को बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम हुई है, आप मान लो किसी को बिच्छू ने काटा, है ना, अब बिच्छू ने काटा तो क्या करोगे आप, है ना, आपको कुछ नहीं करना है, S1 को मैक्सिमम 10 ग्लोबल्स MMP या 2 से 5 ड्रॉप आप एक गुनगुने पानी में डाल दीजिए, और उसको सिप बाय सिप 10 मिनट में पिला दीजिए, आप देखिए पूरी बॉडी का पॉइजन जो उस बिच्छू का था सबसाइड हो जाएगा। बस जहां काटा है वहां सूजन और पेन को रिड्यूस करने के लिए बी और स्लास दोनों मिलाकर उस पर्टिकुलर एरिया पे लगा दीजिए, आप देखिए इमीडिएट वहां पर आपका पूरा पॉइजन S1 निकालेगा, और दर्द और पेन, वहां का बिच्छू का जो जहर है वो स्लास और जो बी है वहां से निकाल के सबसाइड कर देगा। ये प्रैक्टिकल अनुभव है। आप हर्निया को ले लो, लेबर को ले लो, लीवर अफेक्शन मैंने बताया लीवर किस किस कारण से अफेक्शन होता है, लंबेको को ले लो,
लोकोमोटर अटेक्सिया यानी चलने में आपको दिक्कत आ रही है, उस लोकोमोटर अटेक्सिया के यानी आपके जो लोकोमोशन प्रोसेस होती है उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, नक्स भूमिका टॉप क्लास गुण रखती है दोस्तों। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन जितने भी डिसऑर्डर होते हैं, फीमेल इनफर्टिलिटी के जितनी भी मेडिसिन होती है, S1 का बहुत बड़ा रोल आपको नजर आएगा दोस्तों, है ना। किसी को पैरालिसिस होता है, मैं हमेशा, मेरे सारे भाइयों को मालूम है, S1 F1 1000 में चलाता हूं मैं। क्यों? क्योंकि पैरालिसिस का डिसऑर्डर बहुत हद तक ब्रेन का, मसल्स का कोऑर्डिनेशन बिगाड़ देता है, ये उसको करेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, प्रेगनेंसी के जितने भी डिसऑर्डर होते हैं, चाहे टॉक्सीमिया, प्रेगनेंसी हो, एक्लैम्शिया हो, हाई बीपी हो, लो बीपी हो, लो शुगर हो, सबको करेक्ट करता है दोस्तों। ठीक है, स्लीप की जितनी भी प्रॉब्लम होती है, S1 नक्स भूमिका के लेवल पर टॉप क्लास। आपको टेनिसमस होता है ना, उस टेनिसमस के लेवल पर मरोड़ उठती है, उसको भी दूर करता है ना। थ्रॉट का और लंग्स का कोई भी रोग हो, उन सारे रोगों को कवर करने का काम करता है। यूरिन के जितने भी डिसऑर्डर होते हैं, नक्स भूमिका टॉप मोस्ट लेवल पर काम करता है। इवन अगर मैं ये कहूं वर्टिगो, चक्कर आ रहा है, टॉप मोस्ट लेवल पर काम करता है। आप S1, S11, A3 और W, इस चार मेडिसिन को D6 में याद कर लीजिएगा दोस्तों। कैसा भी चक्कर हो, S1, S11, A3W, कैसा भी चक्कर हो, किसी भी कारण से हो, D6 में सबसाइड कर देता है दोस्तों। बाकी फ्रीक्वेंटली देने की जरूरत होती है, बहुत तेजी से आपका पेशेंट रिकवरी के स्टेज पे चला जाता है। तो दोस्तों, ये मैंने जो बताया, ये प्योरली नक्स भूमिका के गुण बताए मैंने, और आपको मैंने बताया कितनी कितनी जगह पर नक्स भूमिका काम कर रहा है। ये वो चीज है जो टेबल प्रैक्टिस में मुझे याद है, और कई ऐसे हैं जो मुझे याद नहीं है। जैसे जैसे प्रोटोकॉल बताते जाऊंगा डिसीज का, आपको बताते जाऊंगा कि यहाँ मुझे S1 का D9 में रिजल्ट मिला है, या 30 में मिला है, या 1000 में मिला है। अगर मैं इसको डिमॉन्स्ट्रेट करने जाऊंगा तो कम से कम 3 दिन चाहिए मुझे, है ना। 3 दिन चाहिए, मेरे पास 100 पेजेस में नोट डाउन है नक्स भूमिका, 3 दिन चाहिए मुझे, है ना। और एक एक चीज के पहलू को बारीकी से मैंने ध्यान रखकर वहां पर इस प्रोटोकॉल को जनरेट किया है। इसलिए मैंने जितना मुझे अभी लॉजिकली पॉइंट वाइज याद है, मैंने आपको सारी चीज बताई दोस्तों। ठीक है, तो ये नक्स भूमिका का लेवल है। अभी कल हम लाइकोपोडियम देखेंगे, और एक दूसरा टॉपिक साथ में बताऊंगा, मेटी ग्लोबल्स प्रिपरेशन, यानी इलेक्ट्रोमोपैथ में ग्लोबल्स कैसे बनाया जाता है, और आप उसको प्रिपेयर करके रखेंगे कितने समय तक वो काम करेगा, और जब उसके रिजल्ट मिलेंगे तो वो दोगुना क्यों मिलते हैं। हम डायरेक्टली जो प्रिपेयर करते हैं उसकी तुलना में आप एक एक ग्लोबल्स में जब उस मॉइस्चर को मेडिसिन के पहुंचा देते हो, तो उसके जो कैरेक्टर आते हैं वो कितने पावरफुल होते हैं, उसका रिजल्ट। हमारे डॉक्टर अशोक सर हैं, पंजाब में, लुधियाना में शायद, तो उनका जो वर्क करने का तरीका है, वो कोई भी मेडिसिन को ग्लोबल्स में प्रिपेयर करता है, और ग्लोबल्स में प्रिपेयर करके पेशेंट को कहते हैं आप इसको, अगर पॉजिटिव में देना तो उसको कहते हैं इसको ग्लोबल्स को आप 10-10 ग्लोबल्स दिन भर में चूस लीजिए 4 बार, और वही मेडिसिन वो कहते हैं 2-2 ग्लोबल्स आप एक एक गिलास पानी में डाल के ले लीजिए अगर लाइटर देना है। और इन्हीं दो चीजों के प्रयोग से आज उनके रिजल्ट 2 गुना बढ़ चुके हैं। ठीक है, 3 साल हुए उससे जुड़ने के बाद में। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितना अपने आप को अपडेट कर पाए। आप पुराने हैं तो आपको वैसे ही बहुत नॉलेज है, आपको अपडेशन की केवल कुछ पॉइंट्स जो मुझे आता है, और अगर आपको नहीं आता आप सीख लीजिए। अगर आपको आता है बहुत अच्छा है, आप अपने आप को अपडेट करते जाइए, रिवीजन करते जाइए, यू आर द बेस्ट। इलेक्ट्रोहोम्योपैथ एक कंप्लीट साइंस है दोस्तों। मैं इसीलिए होम्योपैथ करने के बावजूद मैंने इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में आया, और मैंने देखा कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में जो रिजल्ट है होम्योपैथ से 2 गुना फास्ट है। क्योंकि होम्योपैथ में सिंगल इंडिविजुअलिटी देखी जाती है, हर पेशेंट के लिए अलग मेडिसिन, 1500 मेडिसिन है, कहाँ कहाँ याद रखूंगा। यहाँ 60 मेडिसिन है, प्लस 2-4 मेडिसिन और नहीं बन गई है, इतना तो मैं याद रख सकता हूँ। 114 प्लांट तो मैं याद रख सकता हूँ, उस 114 प्लांट की स्टडी करिए, और कुछ मेडिसिन को रेमेडीज के रूप में आप मेमोराइज करिए। देखिए आज मैंने जो आपको बताया, आपके टेबल प्रैक्टिस में लगभग लगभग रोजाना आने वाले 30% पेशेंट इसी से लिंक कर रहे हैं, आप देख लीजिए। ठीक है, यही 30% पेशेंट आप लोगों के लिए रामबाण बन जाएंगे दोस्तों, क्योंकि इसका पूरा लॉजिक आपसे सेट कर जाएगा। ठीक है, तो आज हम यही रखते हैं, अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो दोस्तों। एक एक करके पूछिएगा ताकि जवाब देने में भी मजा आएगा। गुड मॉर्निंग। गुड नमस्ते सर। मॉर्निंग। नमस्ते माली सर।
नमस्ते सर। जी सर जी ते जी माली हियरिंग सर। लॉस है, जी हियरिंग लॉस है उनका भी, और ते बीपी भी लो होता है उनका। हाँ S1 C4 B अल्टरनेट C1 F1 बी नेगेटिव में देने वाले हैं। हम्म और फिर बीपी लो है ना, बीपी लो में ते S1A2 आर ही दिले चलेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हैं सर, लेकिन याद रखिए मैंने आपको बताया ना, S6 जरूर दीजिए आप। ठीक है, यस सर। S6 जरूर हाँ। दीजिए, लेकिन याद रखिएगा C4F1 S1 RE हम्म। अगर आप 30 पोटेंसी में MMP ग्लोबल्स में देंगे ना, ये डिफनेस का सबसे बेस्ट प्रोटोकॉल है। ठीक है, और आप S1 RE को आप कान के पीछे आप अप्लाई कराइए। जी हरजीत सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हेलो सर। जी हाँ। ओके, थैंक सर यू सर। ये डायरिया में सर, हाँ, हेलो सर। बोलते जाइए सर, सुन रहा हूँ मैं, बोलते सर जाइए। डायरिया में आप एस क्लास लाइटर डोज में दे सकते हैं सर। एस क्लास को आप 200 डायल्यूशन में दे दो, टॉप क्लास रेमेडी है, लेकिन ज्यादा नहीं देना, पूरा पानी सुखा देगी अंदर, है ना। डायरिया के लिए S10 C4WE या S10 C13 S3WE, ये दो मेडिसिन बहुत टॉप क्लास है। जी अंसारी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, है ना। सर ये यहाँ पे हम यूज करते हैं सर एस क्लास को लाइटर डोज में। बिल्कुल यूज कर सकते हैं आप, लेकिन याद रखना ज्यादा लंबा समय देने पर जो ऑलरेडी आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना, बहुत हीटेड होती है ना। तो आप अगर सांस को 200 देंगे तो बेसिकली जो है, वो ज्यादा ड्राई अप हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर। जी सर ये 30 मेरा मेरा 30 कितना और 200 वाला कंसेप्ट थोड़ा जी कंफ्यूजिंग हो रहा मेरा है। कितना आप बिल्कुल चल जाओ। सर, आगे बताऊंगा मैं, कल या परसों में बताऊंगा गौरव सर, 30 ठीक है 200 सर। ठीक है। सर जी सर आदाब। सर जी प्रीमेच्योर ग्रेइंग नमस्ते में क्या दे नमस्ते। सकते हैं बच्चे को? जी सर प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर। प्रीमेचर ग्रेइंग ऑफ हेयर तो मैम मल्टीविटामिन की डेफिशिएंसी से हो रहा है, B3 B6 B12 के, है ना। आप यहाँ सर पर जी सर। S5F1W का प्रयोग कीजिए, है ना। यहाँ पर S6 को ग्लोबल्स में दीजिए उसको, ठीक है, ये दो जी सर। चलाइए, और साथ में S5L2W को आप हेयर के लेवल पर अप्लाई कराइए। ठीक है, ये दो ठीक है तीन चीज सर। कर दीजिए आप, हो जाएगा ठीक। ठीक है, थोड़ा सर टाइम लेगा। जी जी सर। सर जनरली कितने टाइम में कवर हो जाता? मैडम टाइम नहीं पकड़ी है, किसी को दो अच्छा महीने सर। में भी, किसी को साल भर भी लगता है, वो डिपेंड करता है डेफिशिएंसी। ठीक है, तो सर डाइल्यूशन D4 से ही स्टार्ट होगा इसका, न्यूट्रिशन देना है तो? बिल्कुल दे सकते हो आप D4 में। जी वेलू सर। थैंक यू सर सर। सिंथेसिस सेकेंड रेवोल्यूशन में S5 डाल के दे सकते हैं ना सर? C4 डाल बिल्कुल के दे सॉरी सकते बिल्कुल C4 सिंथेसिस सेकेंड डायल्यूशन में C4 को अगर डाल के दोगे, ये बेहतरीन न्यूट्रिशन होता है हेयर के लेवल पर, किसी भी प्रकार के हेयर को पूरा ले आता है। अगर कोई एलोपेशिया में जा रहा है तब C3 डालिए, अगर वो कोई बच्चा है जिसको केवल न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है, सिंथेसिस सेकेंड डायल्यूशन में C4 डाल के दे दीजिए, टॉप क्लास रेमेडी होगा। थैंक यू सर, थैंक यू। सर जी क्लास के वेलू बारे में बताना था। सर ये जी निकालना। हेलो। जी नावे गुड सर। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून दीपा मैम, एक मिनट। जी नावे सर गिरे आप कुछ मतलब में बोल। सब सर पसारे एक्चुअल में क्या था, मिसेस का मॉर्निंग में अर्ली D4 में मॉर्निंग निकाल। फीवर डायरिया चालू हो गया था। फीवर लूज मोशन 7 to 8 मोशन हो गए थे। जी तो सर हमने उसको स्लास 200 का 2 ड्रॉप्स हाफ कप वाटर में दिए, जी और उसके साथ में S10 S3 C4W का D6 10 ड्रॉप्स TDS और S10 S3 C4W का ग्लोबल्स में 5 ग्लोबल्स 4-5 टाइम चूसने को दिए। जी तो सर उसका सिंगल डोज देने के बाद में मतलब उसका ज्यादा से ज्यादा 1-2 घंटे में एकदम डायरिया स्टॉप हो गया पूरा। बिल्कुल हो जाएगा सर, क्लास तो मतलब डायल्यूशन में बहुत जबरदस्त, पर उसको ज्यादा नहीं दे सकते सर, ज्यादा देने के नहीं नहीं, बाद हमने में। जी सिंगल यूज किए सर, सिंगल टाइम फर्स्ट ओनली एक बिल्कुल एक डोज। बिल्कुल 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 आपने, उसके बाद में यूज, जी जी बहुत शानदार। उसके बाद में यूज भी नहीं किया, उससे इनरजाल पिलाते रहे उसको इंटरनली, बस इनरजाल जी लिक्विड बस। जी जी बहुत सर, थैंक बढ़िया। यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी जी नावे हेलो सर। सर। जी दीपा। हेलो सर। जी दीपा गुड मैडम। आफ्टरनून सर सर। नमस्कार। सर एक जी दीपा फीडबैक देना मैडम। था। जी मैम। सर एक्चुअली मेरा एक पेशेंट था जिसको 12 साल की वो लड़की है, उसको अस्थमा था, क्योंकि उसके जी पूरे खानदान में सबको ही अस्थमा है, यानी कि उसके जी फादर 40-45 साल के हैं, उनको भी अस्थमा है। तो जी उनको जाहिर सी बात है डीएनए में उसके अस्थमा ही आया। तो जी उनको मैंने 1 महीने से दवाई दे रही थी।
तो ये जी बीच में बच्चों के स्कूल में प्रोग्राम होते हैं खेल के, तो उस खेल में वो लड़की कभी पार्टिसिपेट नहीं करती थी। इस बार वो हल्का सा ऐसे ही दौड़ ली, तो वो डर गई एकदम से और डर के मारे बैठ गई कि मुझे अस्थमा का अटैक ना आ जाए, लेकिन जी उसे नहीं आया। तो फिर वो जी दोबारा उठ के उस खेल में उसने पार्टिसिपेट कर लिया, सर सिल्वर हाँ, मेडल लेके आई। अभी बहुत बढ़िया। 1.5 महीने से मेरी दवाई ले रही थी। अब उसकी मम्मी बहुत खुश है कि पहली बार जिंदगी में मेरा बच्चा दौड़ा। बहुत बढ़िया मैम, ये कॉन्फिडेंट आपका बिहेवियर तय करता है, पेशेंट का बिहेवियर तय करता है। इलेक्ट्रोमोपैथी का कितना बढ़िया रिस्पांस आया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, 1.5 महीने के अंदर अंदर लड़की दौड़ पड़ी। अब उसके फादर की मेरे पास चल रही है, उनको 40-42 साल से है अस्थमा, क्योंकि उनका हाँ, खानदानी है ये सब। तो आपने क्या दिया मैडम? आपने क्या दिया मैडम? पूरा मैंने प्रोटोकॉल बता दीजिए आप। चल रही है अभी हेलो फिलहाल। जी रविंद्र ग्रेवाल सर। सर नमस्कार। नमस्ते ग्रेवाल सर। सर किसी की बॉडी से पूरे बाल उड़ गए हैं, उसको लीवर डिजीज थी पहले, अब तो ठीक है, हेपेटाइटिस हो गया था, वो नॉर्मल है। हेलो हेलो, हाँ बोलते जाइए सर, बोलते जाइए आप। तो सर मैं काफी- उसके जो ना बॉडी से बाल उड़ गए हैं, पिंडलियों से, हाथ पैरों से बाल उड़ रहे हैं, तो एलोपेशिया ड्रॉप चलाने से आराम मिलेगा क्या? सर आप केवल सिंथेसिस सेकंड प्लस C3 आरी चला, ठीक है। सर आवाज नहीं आई। सिंथेसिस सिंथेसिस सेकंड एब्ल्यूशन C3 और आरी C3 आ रही, ठीक है सर। हाँ, कितने दिन चला चला दूं दीजिए। सर? आप चलाइए तो सही, 1 महीने चलाइए फिर बताइए, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू वेरी ठीक मच। है जी। प्रफुल्ल कुमार सर, डॉक्टर प्रफुल्ल जी कुमार सर। गुड आफ्टरनून सर। सर जी एक प्रफुल्ल क्वेश्चन था, S1 लिम्फेटिक है और S2 सेंगवाइन है, तो लेडीज हाँ। प्रॉब्लम में हम लोग S2 को प्रेफर ज्यादा क्यों करते हैं? सर S2 किस लेवल पर प्रेफर करते हो आप? सेंग्वाइन टेम्परामेंट में महिलाएं कौन से टेम्परामेंट की होती है? जिनको मेंसेस आते हैं वो कौन से टेम्परामेंट की है? और टेम्परामेंट पर जाएंगे या फिर सर डायरेक्ट S2 और सर S1 पर? आपको मैंने अभी क्लियर करा ना, मैं यही चीज बोल रहा हूँ कि आप टेम्परामेंट पे जाइए, उसका कैरेक्टर बिहेवियर क्या है, ठीक है। आप उसके फिजिकल लुक मेकअप को देखिए। आपका जब टेम्परामेंट क्लियर होगा तो आपको समझ में आ जाएगा, लिम्फेटिक टेम्परामेंट तो S1 देना है, सेंग्वाइन टेम्परामेंट है तो S2 देना है, ठीक है। ये टेम्परामेंट के बिहाफ पर तय होगा, हम कैरेक्टर के बिहाफ पर उसको तय नहीं करेंगे। टेम्परामेंट के पूरे कैरेक्टर आपको नोट करना पड़ेंगे, ठीक है। मैं आपको कल बताऊंगा, अभी कल बताऊंगा। अभी टेम्परामेंट के जो कैरेक्टर है ना, बहुत बाकी है। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो सर। सर जी एक इनफर्टिलिटी पेशेंट है सर। हम्म, सर उसके स्पर्म काउंट जो है ना सर एकदम 0 है सर पूरे। हाँ तो मेडिसिन दे रहे सर, वो इंक्रीज नहीं हो रहे सर उनके। आप कुछ मत करो, S3 आ रही और C3G D4 में कंटिन्यू चलाते रहो आप, ठीक है। S3 S3 आ आ रही, रही, C3G। T3G, रेखा शर्मा जी। D6 में सर, D4 में सर, पूछनी थी जी D4 में सर। जी सर। बोलिए। यूरेथ्रस टिक्चर सर, एक पेशेंट है यूरेथ्रस टिक्चर का, हाँ तो उसका सर मेडिसिन से क्लियर होगा या उसको फिर सर्जरी सजेस्ट किए? सर आप कर दीजिए ना, उसको हो जाएगा। आपने क्या सिलेक्ट करा? सर अभी वो आज ही पेशेंट आया है मेरे पास, मैंने उन्हें मेडिसिन कुछ दिए नहीं है, उसको सिर्फ सिम्टम है बर्निंग मिक्चुरेशन। ठीक है, बर्निंग मिक्चुरेशन है ना, कोई दिक्कत नहीं। आप उसको S2L1B को D5 में, C2N1G को D5 में, और C17 याद रखना, बर्निंग है ना, C17L1B को D5 में। ये 3 प्रोटोकॉल चलाइए, 1 महीना चलाइए, फिर बताइएगा आप कैसा लग रहा है, ठीक है जी। संपत सर। सर C2N1 D5 में। हाँ D5 में, बिल्कुल जी। नमस्ते संपत सर। नमस्ते सर। सर S1 बिफोर मील, S10 आफ्टर मील और लास्ट नाइट, ये ग्लोबल्स में दे सकते हैं सर? बिल्कुल बिंदास दीजिए सर, पुरानी जितनी भी बुकें आप देख लो, वो लोग तो हर पेशेंट को देते थे, हर पेशेंट को देना है। बिल्कुल D4 में टेबल्स बना ले। देखिए आपकी इनकम का सोर्स भी है, पहली बात। S1 बिफोर मिल, S10 आफ्टर मिल, लास्ट नाइट में। दूसरी बात, जितनी भी डिजीज होती है 90% कहीं ना कहीं मेटाबॉलिक प्रोसेस से जुड़ी होती है, तो आप मेटाबॉलिक प्रोसेस को ठीक कर रहे होते हो, जाने अनजाने वो काम हो गया। और बाकी का प्रोटोकॉल है भाई, हम गलती भी कर सकते हैं, जल्दीबाजी में गलत कर दिया हमने, लेकिन पहले महीने में पेशेंट को रिलीफ तो आएगा। और जब हम सही सिलेक्ट करेंगे तो देखो उसका रिजल्ट भी हमको परमानेंटली मिलेगा, ठीक है।
तो बस कितना ग्लोबल RD देना चाहिए? सर मैक्सिमम बच्चे हैं तो 5-5, बड़े हो तो 10-10 ग्लोबल्स, ये फिक्स रख लीजिए आप। ऑन टाइम ठीक है, दीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। जी वो जी डॉक्टर रेखा साहब शर्मा मैम। जी रेखा मैम। मेरा, हाँ जी डॉक्टर साहब, मैंने फर्स्ट टाइम आपकी क्लासेस अटेंड की है ये, जी मैम। तो मुझे कहीं से लिंक मिला था, जी तो क्लासेस बहुत अच्छी चल रही हैं। जो आज तक हमें नहीं पता था मेडिसिन के बारे में, टेम्परामेंट के बारे में, जो हमने सीखा था, हाँ, जी उससे अलग हटके भी एक्स्ट्रा नॉलेज हमको मिल रही है इसमें। जी तो मैम। मेरा एक पेशेंट है सर, ब्रेन ट्यूमर का, हम्म, तो 4.7 का 1 ईयर बिफोर 4.7 mm का ट्यूमर था, अब वो 5.4 mm का हो गया है। ठीक है। तो डॉक्टरों ने ये बोला है कि अगर ये 4 महीने तक नहीं बढ़ता है और हम हम्म सर्जरी करते हैं, लेकिन सर्जरी में भी रिस्क है, या तो पेशेंट कोमा में चला जाएगा या फिर हम्म उसको जो है पैरालिसिस का अटैक पड़ेगा। बिल्कुल। तो उसके लिए हम क्या दे सकते हैं कि जिससे कि बड़े भी नहीं बल्कि डिसॉल्व हो जाए? देखिए मैंने आज ही आपको बताया कि जितने भी एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है ना, इसमें यस। जो भी प्रोटोकॉल सेलेक्ट करेंगे आप न्यूट्रल करेंगे D5। ना आपको बढ़ाना है ना घटाना है, आपको D5 न्यूट्रल करना है। जिस गति से बढ़ रहा है सबसे पहले उस गति को रोकना है। दूसरा, उसको वहीं का वहीं जैसे आया, अब आपको पता है कि ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, ठीक है। ये ब्रेन और आपकी बॉडी अलग है, बहुत अलग है। ब्रेन को लगता है उतना ही ब्लड अंदर लेगा, ब्रेन को जितनी एनर्जी चाहिए, जितना न्यूट्रिशन चाहिए उतना ही लेगा, इसलिए वहां पर न्यूट्रल डोज देकर वहीं से जो सिस्टम होता है गंदगी बाहर निकालने का, उस सिस्टम को प्रमोट कीजिए। तब यहां पर आपको सबसे बेस्ट प्रोटोकॉल C1A2B नजर आएगा, ठीक है। C1A2B, यहां पर गंदगी बाहर निकालना है आपको, ठीक है। अगर आप इसको 2 भागों में डिवाइड करेंगे तो और अच्छा रिजल्ट नजर आएगा। आप S1C1WE कर दीजिए, है ना, A2C1B कर दीजिए। ये जो प्रोटोकॉल होगा ये बहुत ब्रिलियंट काम करेगा, लेकिन देना D5 में, ये आप देखिएगा आप, ठीक है। A2C1BE। बिल्कुल, यस सर। है ना, ठीक है ये सर। बी आपको सेकंड में ही देना है। बहुत तेजी तेजी से रिकवरी होगी, ठीक है। आप रिपोर्ट डालिएगा, मैं आपको बता दूंगा, मेरे नंबर पर डालिएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है। ठीक है। ओके, थैंक यू और सर। किसी को कोई क्वेश्चन है दोस्तों? नहीं तो बंद करें हम लोग। नमस्कार सर। नमस्ते सर के ओरल कैंसर का पेशेंट है, माउथ कैंसर का, तो सर उसमें D10 जो दवा दिया जाएगा तो डायरेक्ट टंग पर दिया जाएगा कि सर गर्म पानी में? सर, डाइल्यूट करके देना है। पहले ये बताइए कितने समय से है? डायरेक्ट D10 पे नहीं जाना, D7 D8 D9 ये 3 प्रोटोकॉल दो हमारे साल से है सर। 2 साल से है ना। जी। किस साइड है, राइट लेफ्ट में? राइट में है सर। राइट में ना। जी। म्यूकस मेम्ब्रेन कितना अफेक्टेड है उसका, पूरा या कुछ कोई पार्ट अल्सर के रूप में? नहीं सर, अल्सर के रूप में है। अल्सर के रूप में आप कुछ मत करिए। C13L1B है ना, C13L1B है ना, इसको आप जी। जो है इसको D9 या D8 में शुरू करिए अभी, ठीक D9 है। या D8। हाँ, यहाँ पर A2C5G को D4 प्लस P2N1 के 2-2 C5 ड्रॉप डाल जी, जी। A2C5G D4 P2N1 के 2-2 ड्रॉप डालकर गार्गल कराइए आप। P2N1 जी जी इरप्पा सर, इरप्पा सर, डॉक्टर इरप्पा अमीन नबवी सर, डॉक्टर इरप्पा सर। सर फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज है सर, जी C2N1RE कैस्ट्रल में जी। लगाने के बोले थे सर, नहीं ओपन हुए सर। कितने महीना हुआ सर? 2 महीना हुए सर। 2 महीने में कहाँ से ओपन हो जाएगा सर? 2 ड्रॉप नहीं सर, डेली नहीं। डालिए। मेडिसिन आप क्या दे रहे हो उसको? इंटरनल मेडिसिन क्या दे रहे हो आप? इंटरनल L2C11 सर। ना 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 सर, ये प्रोटोकॉल आप देखिए, यहाँ पर आपको फेलोपियन ट्यूब पे जाना है S2L1B, ठीक है। आप नोट कर लीजिए S2L1B। पहले, है ना। यस सर। अब ये नेगेटिव केस है ना, फेलोपियन ट्यूब यस सर। नेगेटिव केस है, सीधा D4 में देना आपको, है ना। अच्छा, थैंक यू सर। S2L1B D4 है ना, याद सर। रखना। और A2C2N1G D4, ठीक है। यस सर। L2C2G का हॉट कंप्रेस, हॉट कंप्रेस, है ना। यस और सर। वेनवन 1000 सिंगल डोज मंथली आप देकर देखिए और मुझे 1 महीने बाद बताइएगा। यस सर, यस, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। जी ठीक है दोस्तों, आज हम यही सर रखते हैं। नमस्ते। नमस्ते राकेश सर।
सर कल इनको मैंने रात में इन्होंने डाला था, उनको मैंने डाला था ये प्रोटोकॉल उनको देने के लिए, ये फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज का। जी अभी जिन्होंने क्वेश्चन किया सर जी अरेप्पा सर का। 4 में इन्होंने बोला था, तो मैंने इनको गाइड किया, रात में डाला था प्रोटोकॉल सर कंबाइन करके। यस सर। नहीं, आपके पीछे एक व्यक्ति ने और डाल दिया था ना, इसलिए वो कंफ्यूज हो गए। सर थैंक यू वेरी मच, एक तो बहुत एडवांस क्लास के लिए सर। जी जी डॉक्टर साहब जी। हेलो हेलो सर। जी हाँ जी बोलिए सर, बोलिए सर। जी शशिकांत सर आप कुछ बोल रहे हैं? ठीक है हेलो। दोस्तों, हाँ जी हेलो बोलिए। नमस्कार सर। नमस्ते चंदन पाल सर, बोलिए। जी सर। सर एक पेशेंट है तो उसको जो लिम्फ नोड है सर बार बार निकल आता है सर, जैसे ही मौसम चेंज होता है ना सर तो एकदम से उबार आता है सर, तो उसने कहीं पर अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया है जी अभी बताया था आपको, तो कोई भी लाइन सर का इलाज उसको स्टोन बता रहे हैं सर वो। कोई दिक्कत नहीं है। आप S1L1C4 को वहां पर चालू कर दीजिए D6 में, और S6C6 S2I चालू कर दीजिए। जी सर। निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है जी सर। जी सर। और C5 का हॉट कंप्रेस, C5G का D4 में हॉट कंप्रेस करा दीजिए, फुट के निकल जाएगा पूरा साफ। और फुट के C5G का सर हॉट कंप्रेस। हाँ कंप्रेस करा दीजिए, हॉट कंप्रेस बिल्कुल निकल जाएगा वो। ठीक है जी सर। जी सर। ठीक ओके।